वेलकम एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एमपीए 001 को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने की कोशिश करेंगे। एकदम सिंपल सा कहानी जैसा सुनना है ताकि हम लोग 60 to 80% मार्क्स थ्योरी में लेकर आए, बाकी असाइनमेंट का अपना तो अलग है। ठीक है, किसी को पीडीएफ चाहिए होगा तो यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे आप लोग। इग्नू की स्टडी मटेरियल मेनली वहीं से पढ़ना होता है हमें। एक दो जो अगर जीआईएस वीएस उतने अच्छे से नहीं दिया हुआ अगर देखना है, ये भी सेम टाइप से ही बना है, इग्नू टाइप का ही। एक दो चीज़ अच्छा दिया हुआ जो कि यहाँ हम देख सकते हैं। एट लास्ट जब हम ये लेक्चर खत्म करेंगे तो एक आंसर शीट कैसे इन्होंने कॉपी चेक किया है उन्होंने एमपी 001 का, वो हम देख लें। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजास्टर और हजार्ड का, ये डिफरेंस के बारे में। डिजास्टर जब से हम सुनते हैं तब से डिजास्टर आता है, ऐसा कुछ नया नहीं है ना। जैसे कि अब हड़प्पा संस्कृति में पढ़ते हैं कि वहाँ सूखा पड़ा होगा, मतलब बहुत सारा रीजन है उसको खत्म होने का, एक ये भी रीजन है। ठीक है, हजार्डस इवेंट क्या होता है, इसके पास पोटेंशियल होता है ना। जैसे कोई भी चीज हो उसके पास पोटेंशियल है क्षति करने की, है ना। जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पर एवलांच आया, ठीक है, बर्फ, और यहाँ पर कोई मरा नहीं, कोई घर और है नहीं, तो ये हजार हजार ही रह गया। मगर वही कहीं अर्थक्वेक आया, ठीक है, अर्थक्वेक आया और एक बहुत वीक सी बिल्डिंग है और ये दब गई, ठीक है, तो ये क्या हुआ, वनरेबल थी, अर्थक्वेक आया, हजार भी आया, दोनों मिल गए तो एक डिजास्टर बन गया। ये समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। वनरेबल क्या हो सकता है, किस किस चीज से ससेप्टेबल हो सकता है इंसान। मान लीजिए कोई गरीब है तो डिजीज जल्दी हो जाते हैं, है ना। कोई बच्चा है तो बच्चा क्या होगा, या कोई वुमेन है तो बच्चा, मान लीजिए कि लू चला तो इनको जल्दी लग जाएगी लू, है कि नहीं। उसी तरह कोई स्ट्रक्चर अगर वीक है या कोई साइंटिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, साइंटिफिक स्ट्रक्चर कोई नहीं है ना, तो जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए ये एक घर है और एक ये घर है ना, ये घर है, बहुत तेज से हवा बह रही है तो इसका छत उड़ जाएगा, तो इसकी वनरेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी वनरेबिलिटी कम है, इसका नहीं उड़ेगा। तो ये सब देख के हमें ये पता चलता है कि जब भी एक हजार्ड इवेंट, है ना, और वनरेबिलिटी दोनों मिलता है तब जाके डिजास्टर होता है। ठीक है, वहां पे तो कितना जापान में अर्थक्वेक आता रहता है मगर कोई नहीं मरता है ना। बहुत कम लोग मरते हैं, एक दो डेढ़, है ना, डेढ़ मतलब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, ये वाला हटा देते हैं। ठीक है, एक लाइन लिखा गया है कि अर्थक्वेक डोंट किल। अर्थक्वेक क्या है, एक हजार्ड है, ठीक है, मगर अगर वीक बिल्डिंग बन गया तो दोनों मिल के डिजास्टर बनेगा और तब लोगों की मौत होती है, जो कि बहुत दुखदायी होती है। नेचुरल डिजास्टर बहुत तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले जो बोला गया कि एक रैपिड होता है और एक स्लो होता है। रैपिड तो हम सब जानते हैं कि जैसे अर्थक्वेक है ना। स्लो क्या हो गया, जैसे ड्रॉट है, और दूसरा जैसे सी लेवल चेंज, सी लेवल का उड़ना का चेंज होना, है ना। मोस्टली ये क्या होता है, क्लाइमेट रिलेटेड, है ना, क्लाइमेट रिलेटेड होता है। अब यहाँ हम बात करते हैं पानी से कौन कौन सा नेचुरल हैजार्ड होता है। फ्लड, हर साल असम बिहार का न्यूज आते रहता है। साइक्लोन, अम्फान, हाल फिलहाल हम सुने थे। क्लाउड बर्स्ट, क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, लोकल होता है ना, लोकल होता है, बहुत हेवी रेनफॉल होता है और सडन होता है, ये तीन चीज होता है। ठीक है, इस रेनफॉल में ड्राउट पानी के रिलेटेड होता है, अवलांच स्नो से, और थंडर और लाइटनिंग। ठीक है, जियोलॉजी रिलेटेड, अर्थ का क्रस्ट रिलेटेड, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, माइन का फायर, मिथेन गैस होता है, आग लग जाती है। केमिकल, केमिकल क्या होता है, जैसे वोल्केनो आया है ना, यहाँ पर वो भोपाल ट्रेजेडी मैन मेड हो गया है ना। मान लीजिए कि अर्थक्वेक आया, SO2 निकला और यहाँ पर फिर एसिड रेन हो गया, है ना, एसिड रेन हुआ तो ये केमिकल डिजास्टर टाइप का काम करेगा। न्यूक्लियर डिजास्टर मतलब कोई भी डिजास्टर आया, मान लीजिए सुनामी आया और हमारा जैसे ये बैंक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई न्यूक्लियर स्टेब्लिशमेंट है और न्यूक्लियर स्टेब्लिशमेंट है और सुनामी आया, तो इस न्यूक्लियर स्टेब्लिशमेंट को कुछ नुकसान पहुंचा और न्यूक्लियर जो मटेरियल है वो बाहर निकल आए, तो उस तरह के एक्सीडेंट को हम लोग इसमें लेंगे। ठीक है, एक्सीडेंट, फॉरेस्ट फायर, ठीक है, और बायोलॉजिकल तो भी हम लोग देख ही रहे हैं सब कुछ कोविड के बाद। दो क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा ही, पिछली ईयर देखेंगे तो रीजनल और सीजनल। ठीक है, कि भाई हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ किस रीजन में कैसा आता है ना, और किस सीजन में कौन कौन सा आता है डिजास्टर, है ना। ऐसे तो हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे कि फ्लड कहाँ आता है, ये कहाँ आता है। अगर एक कॉमन सा बनाने की कोशिश करें तो ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। JNK इस टाइप स्लाइड में दो चीजें है ना, पहाड़ी इलाके हैं ये सब, है ना, ये ऐसे करके ये सब पहाड़ी इलाके हैं, है ना। यहाँ पर पहाड़ है तो यहाँ पर क्या क्या आता है, यहाँ पर क्या होता है कि
इंडियन प्लेट जो है अपना, और यहाँ यूरेशियन प्लेट है ना, इसके अंदर जाता है। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, एक अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड। देखिए दोनों में कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर अपना ब्रह्मपुत्रा नदी है, तो ये फ्लड भी लेके आता है। ठीक है, यहाँ पर स्नो ज़्यादा होता है इस साइड में, तो एवलांच और कोल्ड वेव भी आता रहता है। यहाँ देखें तो साइक्लोन की वजह से गुजरात वाला केरल में नहीं आता है, और ये वाला जो कोस्ट है हमारा, ये इफेक्टेड रहता है पूरा। ठीक है, लैंडस्लाइड की बात करें तो ऊपर के साथ साथ ये नीलगिरी की पहाड़ियों पे भी लैंडस्लाइड आता रहता है, ऐसा न्यूज में रहता है। ठीक है, और ड्राउट तो हम जानते हैं यहाँ पे राजस्थान और सेंट्रल इंडिया में होता है, और भी बहुत जगह होता है। तो इंडिया को जब हम स्टडी करेंगे तो डिजास्टर प्रोन में 10 के अंदर आएगा। ठीक है ना, क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारी टोपोग्राफी ही वैसी है, पहाड़ है कहीं। ठीक है, लैंडस्लाइड के लिए हो जाता है, यूरेशिया प्लेट इंडियन प्लेट से टकरा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन भी हो रहा है, और नॉन साइंटिफिक तरीके से हो रहा है, साइंटिफिक तरीके से नहीं हो रहा। हम इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत नहीं करते हैं कोई प्रोजेक्ट के पहले, आजकल अब करते हैं क्योंकि रूल में बन गए हैं। ठीक है, अर्बनाइजेशन हो ही रही है, अर्बन फ्लडिंग हो रही है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, जो कि एसिड रेन हो रहा है, और बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, वो तो रीजनल हो गया कि भैया यहाँ यहाँ ये होता है। ठीक है, इंडिया में पहले बता दूं कि बनाएंगे कैसे, जैसे सब बार बार बनाना होता है। सबसे पहले हम अपने भारत का, प्यारे भारत का सर बनाते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये सिक्किम बनाएंगे, और ये नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब ये जहाँ सिक्किम है, यहाँ पर, यहाँ एक सीधा लाएंगे, यहाँ सिक्किम की जगह पर ये वाला राजस्थान वाला सिंपल, ये। ठीक है, और ये सिंपल तरीके से ऐसे करके हम लोग इंडिया बना सकते हैं। इंडिया और वर्ल्ड बड़ा आसानी से बनाने में आना चाहिए। ठीक, तो हो गया रीजनल की बात, मतलब एक बार यहाँ ये लैंडस्लाइड, यहाँ पर लैंडस्लाइड। ठीक है, यहाँ ड्राउट साइक्लोन, यहाँ साइक्लोन, यहाँ ड्राउट, यहाँ ड्राउट, ऐसे करके हम समझा देंगे। ठीक है, अब आया सीजनल की, कौन से सीजन में कौन कौन सा होता है। ठीक है, सबसे पहले बात है मानसून से शुरू करते हैं। इसमें क्या मानसून सीजन होता है, तो मानसून में बाढ़ आती रहती है, ये हमें पता है, और बाढ़ आता है तो लैंडस्लाइड। देखिएगा नॉर्थ ईस्ट में NH 39 पे है ना, ये हमेशा न्यूज में रहता है। उसके बाद मानसून जब खत्म होता है तो क्या होता है, साइक्लोन आता है, और साइक्लोन जब आएगा तो साइक्लोन स्टॉर्म सर्ज भी आएगा। ठीक है, और फ्लड आएगा तो नॉर्थ ईस्ट मानसून के चलते। ये फ्लड कैसे आता है, देखिए एक बार हम ध्यान देते हैं। ये देखिए, ये ना नॉर्मली क्या होता है, केरल से 1 जून को आता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट से आ रहा है ना मानसून। ठीक है, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। जब लौटता है ये तो इधर से, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, और यहाँ पर बारिश कराता है, तो यहाँ पर फ्लड आ जाता है, यहीं पे यहाँ बताया गया। फिर दिसंबर में विंटर सीजन में क्या होता है, हम सुने होंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक नाम। बहुत सिंपल सा लैंग्वेज से अगर समझने की कोशिश करें यहाँ पे, तो हम बना रहे हैं। नहीं, यहाँ देखिए, थोड़ा सा मैं बनाने आना चाहिए आपको। ये मेडिटेरियन ओशन में उतना अच्छा तो नहीं बना, ये ब्लैक सी, ये कैस्पियन सी। ठीक, तो यहाँ से उठता है कुछ। ठीक है, और यहाँ पर बारिश कराया जाता है विंटर में बारिश होती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मतलब मेडिटेरियन से ओरिजिन इसका रहता है, और वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहा है, टुवर्ड वेस्ट टू ईस्ट आ रहा है, इसीलिए है ना। इसके कारण क्या होता है, विंटर में पानी बारिश होती है और लैंडस्लाइड भी होता है। जो कोल्ड वेव आता है ठंडी में, उसमें क्या होता है, ओला गिरता है और एविएशन आ जाता है ना, फ्लाइट व्लाइट का कोहरे के कारण जो हम पढ़ते रहते हैं। उसके बाद प्री मानसून पीरियड में क्या होता है, साइक्लोन आता है, और साइक्लोन के साथ स्टॉर्म सर्ज भी आता है, दोनों एक साथ जुड़े होते हैं। अब हम शुरू करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। एक डिजास्टर मैनेजमेंट का साइकिल होता है, इसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत बार हम पढ़ते हैं, है ना, ऐसे करके, है ना। इसको हम अगले टॉपिक नहीं, अगले MP 00 किसी में पढ़ेंगे। अभी बस एक डिजास्टर मैनेजमेंट का डेफिनेशन है कि डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं किसको है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन और ऑपरेशनल एक्टिविटीज इस DM साइकिल के अंदर होते हैं, सबको क्या बोलते हैं हम लोग, डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक, हम क्या होता है, जैसे कि कुछ ना कुछ होता है, तभी हम कोई ना कोई एक्ट पास करते हैं। जैसे 2004 में सुनामी आई। ठीक है, सुनामी आई, बहुत भयंकर थी। ठीक है, 23,000 शायद हिरोशिमा नागासाकी का जो बम गिरा है उसके बराबर की एनर्जी थी। तो हम 2005 में क्या किए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लेके आए। ठीक है, 1984 में क्या हुआ, भोपाल गैस ट्रेजेडी, है ना। तो हम 1986 में क्या लेके आए,
इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, तो कुछ ना कुछ होता है तभी हम सीख लेते हैं ना, जैसे हम लोग हैं, वैसे अपनी सरकार भी रहती है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या करता है, एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देता है, एक खोखा देता है, किस किस लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और लोकल बॉडीज पे भी। पीआरआई मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल पे जो मेन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होती है, जिसके अंदर क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है ना। इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात है कि फ्री की ट्रेनिंग कराती रहती है, पेड भी होती है, तो ये ट्रेनिंग हमें करना चाहिए सबको, है ना, फ्री में गवर्नमेंट दे रही है। और दूसरा क्या होता है, एक फोर्स है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स भी होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है। ठीक है, अब एनडीएमए, एसडीएमए और डीडीएमए, ये तीन चीज हमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 देता है। एनडीएमए का जो हेड करते हैं हमारे पीएम करते हैं। ठीक है, और ये एपेक्स बॉडी, एपेक्स मतलब एकदम छोटी की बॉडी है ना, जो सब कुछ देखती है। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सेक्रेटरी जी होते हैं, वो इनको हेड करते हैं, और बाकी भी सेक्रेटरीज जो होते हैं मिनिस्ट्री के, एग्री के, हेल्थ के, सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है? उसी तरह स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में भी सीएम हेड करेंगे। ठीक है, और ये वाला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, इम्प्लीमेंट तो ग्राउंड पे ही होगा ना जी। अब क्या है, जैसे देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसे स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, ठीक है, रिस्पॉन्स फंड एक फंड है। ठीक है, यहाँ फंड के बारे में बात करें तो हम लोगों ने बोल रखा है कि इस वाले फंड में कुछ कुछ पैसा जो है, एक दो तीन इन सब डिजास्टर के लिए दे सकते हैं। ठीक है, ये हमें बंधा हुआ है। और हो सकता है ना कि किसी स्टेट में अपना कोई लोकल डिजास्टर हो जो कि पूरे इंडिया में ना आए, तो 10% पैसा हम बोलते हैं उस तरह के लोकल डिजास्टर को भी हम लोग इसमें से आप खर्च कर सकते हैं। पर ऐसा कौन बताएगा, तो ये कमिटी है, ये इसको सील मुहर लगाए कि हाँ भाई ये आप 10% खर्च कर सकते हैं। वही जो बातें मैंने बोला, वही एसडीएम और डीडीएम के बारे में लिखा हुआ है। ये बात ध्यान देने लायक है कि मेन तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आ गया है ना, बाकी भी अलग अलग इतने तरह के डिजास्टर हैं कि अलग अलग मिनिस्ट्री को दिया जाता है। जैसे कि एपिडेमिक आ गया तो भी, हम जब कोविड आया था तो किसके स्टाफ आके बोलते थे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर के आके बोलते थे ना रोज शाम को। केमिकल डिजास्टर हुआ तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के लोग आएंगे, न्यूक्लियर हुआ तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के लोग आएंगे। ठीक है, ईयर एक्सीडेंट हुआ तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, और लैंडस्लाइड का जो नोडल एजेंसी है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। अब हम बात करते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, एनडीआरएफ। ठीक है, एनडीआरएफ, तो ये क्या हुआ, ये भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक सेक्शन 46 देता है। ठीक है, और ये क्या करता है, एसडीआरएफ को सप्लीमेंट करता है, हमेशा नहीं, जब कैलामिटी सीवियर नेचर का हो। इसलिए बार बार सुने होंगे न्यूज में कि हाँ प्रधानमंत्री जी आइए ऊपर दौरा करिए, बोल दीजिए कि सीवियर नेचर का है ना। और कैलामिटी ड्यूटी किस पे लगती है, टोबैको, वो टोबैको इस सब पे लगती है। ठीक है, इसमें का जो पैसा है वो कहाँ रहता है, पब्लिक अकाउंट में। पब्लिक अकाउंट मतलब सिंपल समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट क्या करता है, एज ए बैंकर, गवर्नमेंट एज ए बैंकर एक्ट करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करते हैं, एज ए बैंकर एक्ट करते हैं, और इसमें पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और केग जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, इसको ऑडिट कर सकता है। ठीक है? थोड़ा सा और समझ लें, एनडीआरएफ के बारे में आप समझ लें, फंड के बारे में, या फंड की बात हो रही है। ठीक है, अब स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, ठीक है, इसमें क्या होता है, कौन पैसा देता है, 90% और 75%। 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, इसके केस में नॉर्मल स्टेट्स, नॉर्मल स्टेट के। इसमें क्या होता है, स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी स्टेट मतलब कि नॉर्थ ईस्ट वाले कुछ कुछ स्टेट है ना, उसमें 90% देते हैं, इसमें 75%। कितना अमाउंट देना है, ये कौन बोलता है, फाइनेंस कमीशन, जो कि हर 5 साल में गठित होता है, इतना हमें नहीं जानना है। ठीक है, और 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, ये भी हमें नहीं जानना है। ठीक है? सबसे पहला डिजास्टर जो हमारे बुकलेट में दिया गया है वो फ्लड से रिलेटेड। फ्लड आते हैं, किसका नाम आता है हर साल, आसाम, ठीक है, और बिहार। तो ये रीजन तो हम देख ही रहे हैं। ठीक है, हमारा जो लैंड एरिया है पूरा 329 मिलियन हेक्टेयर है, मिलियन हेक्टेयर है, उसमें से 40
इलिनोइस फ्लड प्रोन है। ठीक, ऐसा क्यों है? क्योंकि 80% जो अपना बारिश होता है वो मानसून सीजन में ही होता है, मानसून के सीजन में होता है, मतलब कि जून से सितंबर के बीच में, जून से सितंबर के बीच में 80% बारिश हो जाती है। ये महानदी, गोदावरी और साबरमती और माही, ये भी फ्लड जोन एरिया है इंडिया में। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम में आए तो तुरंत से ये बना दो। 12% एरिया, अगर इसको याद नहीं करना है तो ये ठीक है, 12% एरिया। ठीक है, फ्लड किसको बोलते हैं? राइज यूजुअली ब्रीफ, मतलब थोड़ी देर के लिए पानी ऊपर आता है, ऐसा नहीं कि बहुत दिनों तक रहता है ना। एक पीक तक जाता है, उसके बाद ये रिसीड होता है, उसके बाद ये नीचे आ जाता है। ठीक है, और ये इसी बीच में बहुत सारा चीज इफेक्ट कर जाता है। ठीक है, कभी कभी जहाँ पर नहीं रहता इनएडुकेट ड्रेनेज, है ना, हमने पूरा कंक्रीट के पत्थरों से घेर दिया है, तो क्या होता है, अर्बन फ्लडिंग हम सुनते हैं आजकल, है ना, अर्बन फ्लडिंग। पानी निकलने का जगह ही नहीं थी, हमने सब कुछ बंद कर दिया। अब फ्लड के क्या क्या रीजन है? रेन। ठीक है, तो रेन कैसे होता है? हेवी रेन होगा, क्लाउड बस्ट अभी देख लिया हमने। डिप्रेशन मतलब कि लो प्रेशर के कारण हो, और डिप्रेशन जब बहुत ज्यादा है तो क्या हो जाता है, ये साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले लेता है। बांध टूट गया, एम्बैंकमेंट टूट गई तो भी बाढ़ आता है, अभी केरला में आया था। ठीक है, स्टॉर्म सर्ज साइक्लोन से रिलेटेड है। और सुनामी, सुनामी क्यों होता है? सिस्मिक एक्टिविटी की तरह भी आ जाता है, नॉन सिस्मिक की तरह भी के लिए आ सकता है। इसे अर्थक्वेक ना, कोई एस्ट्रॉयड टकराया, मीटियोर टकराया, ठीक है, तो इसलिए भी आ सकता है। ठीक है, फ्लड का जो टाइप होता है इसको भी हम देखते हैं। सबसे पहले रेनफॉल। ठीक है, और रेनफॉल, अदर देन रेनफॉल क्या होता है? स्नो और आइस। स्नो, स्नो क्या होता है? ये फ्लेक्स की टाइप होता है, मतलब कि क्या बताऊं, हल्का सा, है ना। और ये मतलब फ्रोजन आइस, फ्रोजन वाटर, ये ये स्नो और इसमें अंतर होता है। ठीक है, ये लाइट फ्लेक्स, लाइटर। बिना पानी के कैसे फ्लड आ सकता है? मतलब बिना बारिश के एस्चुरिन, जहाँ पर नदी नदी है समुद्र से मिल रही है वहाँ पे। ठीक, कोस्टल रीजन में स्टॉर्म सर्ज, इसका मतलब कि साइक्लोन की वजह से, सुनामी की वजह से, ठीक है, डैम के टूटने की वजह से, बिना बारिश के ये सब हुआ तो भी आ सकती है। फ्लड में हमने देख ही लिया ये सब रीजन, एक्सेसिव रेनफॉल हुआ, नाले साफ नहीं है, नाले सही नहीं है। ठीक है, और ह्यूमन इंक्रोचमेंट, हम क्या किए, फ्लड प्लेन, है ना, ये नदी बह रही है, ठीक है, ये हर साल अपने सीजन से इतना इतना जाती होगी, और हम क्या करें, अपना घर यहाँ बना लिए हैं। ठीक है, फिर हम बोलेंगे कि नदी हमारे पास आ गई। ठीक है, इसीलिए हमारा जो 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 जरूरी है, इसको क्या बोलते हैं, इसका जोनिंग करना, है ना, इस जोन तक ये करना, इस जोन तक ये करना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इम्पैक्ट क्या फ्लड का? 4D। ठीक है, 4D में एक डेथ हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और डिजीज हो गया। एपिडेमिक होता है, मलेरिया होता है, ये हमेशा देखेंगे, इसीलिए उसके बाद सरकार वैक्सीन लगाती है, तो सबको सरकार की बात सुन के वैक्सीन लगा लेनी चाहिए। ठीक है, बिना रूमर पर ध्यान दिए हुए। फिजिकल डैमेज तो होता ही है, अपना स्ट्रक्चर वॉश अवे कर लेता है। ठीक है, फोरकास्टिंग कौन करता है? अपना सेंट्रल वाटर कमीशन। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या करता है, जो भाई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग टोपोग्राफी होती है, तो डेंजर लेवल है ना, कहीं यहाँ पर पानी डेंजर है, कहीं यहीं पानी डेंजर है। ठीक है, जैसे अब पढ़ेंगे अमेरिका का न्यू ऑर्लियंस, वो नीचे है, उसके लिए तो भाई खतरा है। ठीक है ना, थोड़ा सा भी पानी अगर ऊपर आ गया तो। मिटिगेशन एक्टिविटीज, ठीक है, दो तरह का, स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल। पहले हम लोग इस पे ज़्यादा ध्यान देते थे, आजकल हम लोग इसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसमें क्या करते हैं कि पानी को दूर रखना है आदमी से, और इसमें क्या कहते हैं कि आदमी को दूर रखना है पानी से। ठीक है, तो भाई पानी को कैसे दूर रख सकते हैं? डैम बना के, सिंपल सा। डिटेंशन बेसिन, डिटेंशन मतलब रिटेंशन नहीं, डिटेंशन है ना। जैसे मान लीजिए कि रेलवे ट्रैक पे हम जाते हैं ट्रेन से, तो करते हैं, तो यहाँ पर पानी, घास उसके बीच में थोड़ा गड्ढा टाइप का यहाँ रहता है, इस टाइप का अगर बेसिन हो, ठीक है, तो पानी वहाँ पर फ्लड का इकट्ठा हो सकता है। दूसरा कि टाइम से हम फोरकास्ट करें, फ्लड प्लेन की जोनिंग करें, और उसी तरह साइंटिफिक डेवलपमेंट करें। ठीक है, और डिजास्टर के लिए प्रिपेयर रहें। और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, क्या उपाय हो सकती है? जो नाले वाले उनको बारिश के पहले हमेशा सफाई कराना। ठीक है, टाउन प्लानिंग एडवांस होना, रिवर को इंटरलिंक करना, जैसे केन बेतवा लिंकिंग, और ये कंट्रोवर्शियल है ना।
टाउन प्लानिंग एडवांस बोले तो देखिए, मान लीजिए कि हमेशा बारिश आ रही है हर साल, इतने लेवल पे पानी आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या करें, ऐसा करके घर बना लें, पानी नीचे ही रह जाए, हम ऊपर में रहेंगे, ठीक है। जब हमें पता है कि यहाँ का फ्लड लेवल ऐसा है, तो इस तरह का साइंटिफिक डेवलपमेंट करते हैं। केस स्टडीज दिया हुआ है इस बुक में, और केस स्टडीज डिजास्टर में हम लोग गलती करके तो बार बार नहीं सीखेंगे, तो एक बार हो गया वहीं से सीखने की कोशिश करेंगे, इसलिए केस स्टडीज पढ़ना हमारा बहुत ज़रूरी होता है। बस इसमें कोई डिजास्टर तो दोनों सेम नहीं होते हैं, है ना। मगर क्या करना है कि जो जो यहाँ पर अच्छी बातें हैं उनको लेके, और आगे जब डिजास्टर है तो काम आए। तो जब यहाँ पर आई घाघरा और राप्ती नदी के कारण गोरखपुर में फ्लड आई जब 2000 में, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक 3 स्टेज पॉलिसी बनाई थी जो कि काम किया। सबसे पहले में बोला गया कि सबसे पहले जो लोग बहुत ही दिक्कत में है ना, लाइफ को बचाना है, ठीक है। दूसरे स्टेट में उनके लिए रिलीफ, और उसके बाद रिहैब का काम, ठीक है। तो ये बात था, और ये हम देखा गया कि आउटब्रेक होता है, इसका मतलब कि जिस एरिया में फ्लड आना है उसके एडमिनिस्ट्रेशन को डिजीज आउटब्रेक के लिए भी तैयार रहना चाहिए, है ना, उतना वैक्सीन ये सब वो सब पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट सब ध्यान रखना चाहिए। मुंबई फ्लड की जब बात आती है 2005 वाली, तो र्यूमर्स की बात आती है ना। तो हमेशा इसलिए हम बोलते हैं कि जब डिजास्टर आए तो र्यूमर्स पे भरोसा नहीं करना है, ऑफिशियल सोर्स जैसे डीडी न्यूज, ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, बस इन्हीं पे विश्वास करना है ना। नॉन ऑफिशियल फेसबुक इंस्टाग्राम हम तुम पे नहीं जाना। मुंबई का जो पॉपुलेशन है वो बहुत अच्छा खासा है, सबसे से वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टोक्यो का है, फिर दिल्ली का है ना। मुंबई भी अंडर 10 आता है, ठीक है। जो इसका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वो वन ऑफ द रिचेस्ट बॉडी, इसका जो बजट होता है बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट को, दो चार को स्टेट को मिला देंगे उससे ज़्यादा केवल एक म्यूनसिपालिटी का बजट है, फिर भी हर साल मुंबई में पानी घुस गया, ये घुस गया, है ना। मुंबई जो है इसमें एक मीठी रिवर फ्लो करती है, जिसको आप जाएंगे तो नाला की तरह दिखती है। 2005 में जुलाई में हुआ। अब देखिए, अभी हम बोले थे कि जो जुलाई मतलब मानसून का सीजन है, मानसून के सीजन में कभी भी साइक्लोन नहीं आता है। और र्यूमर्स क्या फैला कि साइक्लोन है। अब हर इंसान तो ये नहीं जानेगा, है ना। र्यूमर हो गया, साइक्लोन हो गया, ये र्यूमर आया कि सुनामी आ गई, ये र्यूमर आया कि जो पवई डैम है ना, आईआईटी बॉम्बे को आईआईटी पवई बोलते हैं, वो डैम है वो ब्रस्ट कर गया, ठीक है। तो ये सब बातें थी, तो यहाँ से मुझे पता चला कि र्यूमर पर भी ध्यान रखना। एडमिनिस्ट्रेशन बेचारा क्या क्या करे, है ना, र्यूमर रोके, लोगों का हेल्प करे, है ना, सरकार बहुत कुछ करती है हमारे लिए। सुनामी के कारण जो फ्लड आया 2004 में, देखिए 25 दिसंबर के बाद 26 दिसंबर आता है, और इस दिन को बॉक्सिंग डे बोलते हैं, बॉक्सिंग डे, ठीक है। और इस दिन ये सुनामी आया इसलिए इसको बॉक्सिंग डे सुनामी बोलते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट थे, जर्मनी, शायद जर्मन के लोग बहुत सारे थे, ठीक है। पता नहीं था, नहा रहे थे, ठीक है, सी बीच पे, और सुनामी का जो वेव आया उसमें बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। इस वाले में शायद 2,30,000 लोग मारे गए थे, 2.3 लाख, ठीक है। और बहुत ही दुखद घटना थी, इतना कि हम लोग ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी पास कर दिया इसके डरे, है ना। सबसे पहले ये देखिए कि इसका इफेक्ट कहाँ तक गया, ठीक है ना। ये मान लीजिए अफ्रीका है, ये अपना प्यारा भारत जैसा, ठीक है, ये श्रीलंका, ये ऐसे करके इंडोनेशिया, तो यहाँ से जो आया ये सुमात्रा से, ये यहाँ तक, ये सोमालिया तक इम्पैक्ट किया, समझ रहे हैं ना कितना कंट्रीज को इम्पैक्ट किया। और यहाँ पर एक वंडा एच करके है, उसको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया था, 13 कंट्रीज, ठीक है। एक चीज जो देखने को मिला यहाँ देखिए, डिलेड जनरेशन। क्या हुआ कि जब सुनामी आती है तो डीप सी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, डीप सी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हुआ कि लोग जो मेल थे वो यहाँ पर मछली मारने चले गए, ठीक है। इधर कौन रह गया, बच्चे और फीमेल, ठीक है। और सुनामी आई तो ये लोग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। तो इसका मतलब कि जब बच्चे और ये लोग नहीं रहे तो जो नेक्स्ट जनरेशन क्या होगा वो डिलेड हो जाएगा, तो ये एक देखा गया, ठीक है। क्या क्या लेसन लिया हमने सुनामी वाले से, ठीक है। इसमें 23,000 23,000 हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिरा था उसके इतना एनर्जी निकला था, 9 के आसपास, यहाँ लिखा होगा, हाँ, 9 के आसपास का अर्थक्वेक था ये, रिचर स्केल पे, ठीक है।
लेसन क्या लर्न होता है कि फ्लड के नॉट भी, हाँ पहले क्या बात बोले कि पहले हम स्ट्रक्चरल मेजर्स की बात करते थे, मगर अब नॉन स्ट्रक्चरल मेजर, ये रियलाइज करना हमारा जरूरी है कि नॉन स्ट्रक्चरल मेजर बहुत जरूरी है और कॉस्ट इफेक्टिव और एक्सेप्टेबल भी, ठीक है। इम्बैक्टमेंट बंस ये सब पढ़ेंगे, इसमें क्या है ना, ओपनिंग होना चाहिए, कहीं कहीं आउटलेट होना चाहिए। हमेशा तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पानी भर गया, खुलने का तो जगह होना चाहिए, कैसे पानी निकालोगे, ठीक है। इंक्रोच नहीं करना चाहिए मेन ग्रुप्स को। मेन ग्रुप क्या है भाई, है ना, सॉल्ट रेजिस्टेंट, मतलब सॉल्ट में होते हैं, सैलाइन वाटर में होते हैं, बायोडाइवर्स होते हैं, ठीक है, हमें हमें एक सेफ्टी देते हैं। इनको भी इंक्रोच नहीं करना चाहिए और हमारा एक प्लान हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए, और जो कि प्लान इस तरह का होना चाहिए जो कि बच्चों, वनरेबल मतलब बेचारे एल्डर्स के, ठीक है, वुमेन्स के दिमाग में रख के बनाना चाहिए, हमेशा नहीं कि हाँ हमें इधर जूते लेके भाग जाए, ठीक है। ड्रॉट, सूखा, ठीक है। ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि स्लो होता है, धीरे धीरे ना, क्रीपिंग। डेफिशिएंसी ऑफ प्रेसिपिटेशन, इसका मतलब सूखा पड़ना है तो हमें मानसून के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा, ठीक है? जो जो चीज़ मानसून को इम्पैक्ट करती है उसमें से कुछ भी दिक्कत हुआ तो हमारे यहाँ पर सूखा पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मानसून से एग्रीकल्चर करते हैं बहुत ज़्यादा। जो नेक्स्ट है वो टाइप ऑफ ड्रॉट है ना, ड्रॉट कितने तरह का होता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। पहला है मेट्रोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल मतलब बारिश कम हो, झमाझम बारिश कम, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल मतलब कि जब नदी का पानी इतना बह रहा है, इतना बह रहा था नॉर्मल सीजन में, ठीक है, अब कितना हो गया, कम हो गया। रिजर्वर में इतना ऊपर से, डैम से ऊपर से हम देखते थे इतना रहता था पानी, अब पानी यहाँ चला गया, ठीक है। ग्राउंड वाटर में चापाकल सूख गया, ऊपर जो चापाकल है, ठीक है, चापाकल सूख गया, पानी का लेवल नीचे चला गया, तो इस तरह का हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट बोलते हैं। एग्रीकल्चर मतलब कि सॉइल से मॉइस्चर गायब हो गया, तो ये तीनों टाइप के एक ड्रॉट होता है, ठीक है। सीवियरिटी के बेसिस पे, मतलब एक तो मॉडरेट होता है और एक सीवियर। मॉडरेट मतलब कि 25 से 50% तक बारिश कम हुई हो 20% एरिया या उससे ज़्यादा एरिया में, ठीक है। अब एक वर्ड जो होता है कि लॉन्ग पीरियड एवरेज, एलपीए का भी बोलते हैं ना, मतलब कि पहले से बहुत दिनों का मिला के 10 साल 20 साल का, तो कितना बारिश हुआ एवरेज में, तो अभी कितना बारिश हो रहा है, ठीक है। सीवियर जब 50% से ज़्यादा कम बारिश हुआ है, ठीक है। और एक बात ध्यान देने की बात है कि मान लीजिए किसी को मर्डर की सजा देते हैं तो बेचारा एक बार मर जाता है, भले सीवियर पनिशमेंट है, और किसी को लाइफ टाइम देते हैं तो धीरे धीरे मरता है, जो कि बहुत ज़्यादा दुखद होता है। इसका मतलब कि मॉडरेट वाला अगर बहुत लंबे दिन तक खींचे तो सीवियर से भी बुरा हो जाता है। ये बात यहाँ समझने वाली है, ठीक है। ये सब नहीं पढ़ रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है। बाकी सीवियरिटी किस पे डिपेंड करेगी, कितने दिन तक रेनफॉल नहीं हुई, कितने दिन तक एक रेनफॉल और दूसरे रेनफॉल में कितने दिन का सूखा पीरियड गया, ठीक है। डॉट अफेक्टेड एरिया कितना बड़ा है, इन सब पे डिपेंड करता है। क्लाइमेट चेंज जब पढ़ेंगे हम लोग तो ये तीनों जो कॉमन है ना, ड्रॉट आया, डेजर्टिफिकेशन आया, एरिडिटी आया। जब डेजर्ट बनता है तो क्या होता है कि इसका पोटेंशियल, बायोलॉजिकल पोटेंशियल जो सॉइल का वो खत्म हो जाता है, और सॉइल किस में बदल जाता है, बालू में बदल जाता है, ठीक है? एक और तरीका है ड्रॉट को ये करने का, डिफ्रेंशिएट करने का, परमानेंट ड्रॉट मतलब पता है कि पानी बरसेगा ही नहीं, ठीक। स्पार्स वेजिटेशन एडॉप्टेड टू एरिडिटी, है ना, जायरोफाइटिक, जायरोफाइटिक जोन में पड़ता है, ठीक है। सीजनल पता है, वेल डिफाइंड है कि इस मंथ में पानी होगा, इस मंथ पानी होगा, तो इस मंथ में ड्रॉट रहेगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग अपने हिसाब से उस तरह का खेती करेंगे ना। ड्रॉट प्रोन खेती कैसे होगी, जैसे मिलेट का, और ये पता है अनप्रिडिक्टेबल, कभी बारिश आएगी कभी नहीं आएगी, तो इसको तो भगवान मालिक। कॉज ऑफ ड्रॉट, ड्रॉट के क्या क्या कारण है, जो भी पानी को, बारिश को इफेक्ट करता है ना। बारिश के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है, ये तीनों रीजन जरूरत है। पहला, वाटर वेपर होना चाहिए, वही तो बादल बनाएगा। फिर एक न्यूक्लियाई होना चाहिए, जैसे डस्ट पार्टिकल हो गया, बारिश का, सॉरी फायर का सूट हो गया, है ना। वर्टिकल राइजिंग एयर चाहिए, जो ऊपर जाएगा तभी तो कंडेंस होगा ना। ये तीनों चाहिए। तीनों में कोई भी इफेक्ट आया, अगर अच्छे से जमीन गर्म नहीं हुआ, ठीक है, हमारा न्यूक्लियाई नहीं रहा, तो ये सब इफेक्ट करता है, ठीक है। ड्रॉट ईयर किस पे डिपेंड करता है, 1 जून को केरल में आ जाती है मानसून, है ना, लेट आई मानसून,
लेट आई मानसून, मानसून लेट आई, मानसून जल्दी चली गई, नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। या बीच में बहुत सारा ड्राई स्पेल रहा, या कभी बारिश हुई कभी नहीं हुआ, तो इन सब पे भी डिपेंड करता है। अब है कि भाई इसका स्पेशियल और टेम्पोरल, ठीक है ना। स्पेशियल मतलब ये मोस्टली कैसा होता है, जो डॉट आता है वो एलिप्स शेप का होता है, और डायरेक्शन क्या होता है इसका, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। नहीं हो रहा है, सॉरी। दूसरा टेम्पोरल, टेम्पोरल एस्पेक्ट है, ये क्या है कि बिगनिंग इज नॉट स्टीप। इसका मतलब कि जब सूखा पड़ता है तो, सॉरी शार्प, सूखा पड़ता है तो शार्प नहीं होता है इसका बिगिनिंग, है ना। ये वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। टेम्पोरल एस्पेक्ट मतलब बिगिनिंग शार्प नहीं होता है सूखा का, है ना। बिगिनिंग तो शार्प नहीं होता है, मगर एक बार बारिश होने से खत्म जरूर हो जाता है, हमेशा नहीं होता है। मतलब कि इसका मतलब कि बिगनिंग इसका हमेशा शार्प नहीं होता है ना, क्रीपिंग फिनोमेनन में। सॉरी, वीडियो रुक गया था किसी कारण से। अभी हम देखेंगे ड्रॉट जो है वो किस किस एरिया में आता है, ठीक है। अभी भी अच्छे से रिएक्ट नहीं कर रहा। ठीक है। तो ड्रॉट प्रोन एरियाज कौन कौन है, सबसे पहले तो हम सब जानते हैं राजस्थान या गुजरात वाले एरिया जो है वो ड्रॉट प्रोन एरिया होता है अपना, ठीक है। एक्सट्रीम, सीवियर और मॉडरेट में बांटा गया है। उसके बाद जो अपना प्लेनर एरिया है, जहाँ पर सॉरी बार बार डिस्टर्बेंस के कारण। तो डॉट प्रोन एरिया कितना है हमारा, 68% एरिया जहाँ पर कल्टिवेबल लैंड है वो डॉट प्रोन एरिया, ठीक है। स्ट्रीम एरिया में क्या क्या आता है, ये वाला एरिया गुजरात और राजस्थान के एरिया, ठीक है, कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। सीवियर में मोस्ट ऑफ द मध्य प्रदेश आते हैं, ठीक है। मॉडरेट में क्या होता है, साउदर्न यूपी मिर्जापुर वाला इलाका, ये कुछ कुछ इलाका है, उसे मैप देख बना लेंगे तो हमारा काम है। अब है कि क्या क्या चीज़ है जो कि हमें और वल्नरेबल बनाता है ड्रॉट के लिए, है ना। क्या क्या हमारी वीकनेस है, पहला कि मानसून का जो रेन है वो डिफिशियंट हो रहा है। इरिगेशन जो हमारा नॉन मतलब उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है ना, हम लोग डिपेंडेंट ज़्यादा पानी पे ही हैं, बारिश पे ही हैं। कुछ कुछ जो सॉइल है वो मॉइस्चर को कम रिटेन करती है। अल्टरनेटिव ड्रॉट रेजिस्टेंट सीड्स की कमी है हमारे पास, किसानों के पास। और अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम, जैसे कि बकरी रख ली है, ये रख लिया है, फिशरीज है ना, ये सब हनी बेच लिया है, ये सब अभी उतना अच्छा हमारा नहीं है ना, एनिमल हस्बेंड्री वाला जो कॉन्सेप्ट। इम्पैक्ट क्या है ड्रॉट का, एक तो प्राइमरी है कि पानी, लैक ऑफ वाटर के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक, ये सब पे फर्क पड़ता है हमारा पावर जनरेशन पे। और दूसरा क्या है सेकेंडरी से रिलेटेड, क्या है कि अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हुआ तो फेमिन आ जाएगा, ठीक है, डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा, सॉइल का मॉइस्चर नहीं जाएगा। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी इफेक्ट ड्राउट के होते हैं। प्रेडिक्ट कैसे करते हैं, प्रेडिक्ट हर वो चीज़ करेगी जो कि मानसून को करती है, और मानसून को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। एल लीना, ला नीनो, ठीक है, पैसिफिक में क्या चल रहा है, अटलांटिक में क्या चल रहा है, सब पे ये चीज़ डिपेंड करती है, इसलिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये। मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, वाटर साइड मैनेजमेंट, है ना, हमेशा ये सुनते रहते हैं। वाटर रेशनिंग, है ना, कितना पानी किधर यूज करना है। जैसे वाटर गजलर क्रॉप्स है ना, जैसे शुगर केन है ना, जैसे राइस है ना, ये पानी खूब लेते हैं, तो ये सब नहीं उगाने का है, मिलेट्स उगाने का है, जहाँ पर बारिश नहीं हो, इस पर ध्यान देने का। पहले तो उगाते थे, फिर से उगाएंगे, है ना। सॉइल का कंजर्वेशन का टेक्निक, डिफोरेस्टेशन कम करना, अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, है ना। पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होता है हमेशा डिजास्टर में, जैसे पानी पंचायत एक एग्जाम्पल है महाराष्ट्र का।
ठीक है, स्ट्रोपिंग पैटर्न चेंज करना, इसमें क्या मिला के लगाना है, ठीक है। और माइक्रो इरिगेशन, इसका क्या कॉन्सेप्ट था, पर ड्रॉप, हर ड्रॉप से मोर फ्लो कॉन्सेप्ट। ड्रॉट मैनेजमेंट इंडिया में कैसे कौन कौन करता है, कौन कौन सी एजेंसी है, ये है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सेंट्रल वाटर कमीशन और नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, जो कि अब इसरो के अंदर में है, ठीक है। प्रिपेयर्डनेस की बात करें तो ये सब पुराने प्रोग्राम है, ये सब अब इतना इंटरेस्ट का भी नहीं है, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये पता नहीं एक इंश्योरेंस है जो कि अगर नहीं हुआ तो किसानों का हेल्प करेगी, ये अब आजकल है तो इसका हम नाम याद रखें। रिलीफ रिहेबिलिटेशन कैसे करते हैं, फूड सब्सिडी देखिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कहीं और देखिए, ठीक है, सीड को डॉटर सीड पहले बोने के पहले देने के लिए, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, है ना, ये सब करके हम लोग किसानों को करते हैं। ड्रॉट का केस स्टडीज पढ़ेंगे हम लोग, तो मेनली ये देखेंगे कि केटल पे ज़्यादा जोर देंगे, है ना, केटल जो होता है वो वरदान साबित होता है। जैसे केटल क्या हुआ, फोडर का शॉर्टेज पड़ गया था गुजरात वाले केस में, हमें लोग देखना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों और औरतों पे न्यूट्रिशन लेवल पे फर्क पड़ा था, है ना, इसका मतलब कि नेक्स्ट टाइम आए तो हम लोग इन लोगों को ध्यान रखना है ना। क्या क्या रिलीफ मेजर लिया गया देख लीजिए, यहाँ गौशाला बनाया गया, ठीक है, ग्रास डिपो, इसका मतलब इनका ये सब ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि हम अपना ही कर लिए और गाय बछड़े को बेचारे को गले में बांध के पोल में बंधा हुआ हम भाग गए, है ना। कैश डॉल्स किनको किनको जो कि बेचारे काम नहीं कर सकते, ओल्ड इन्फॉर्म चिल्ड्रेन को, ठीक है। और फूड फॉर वर्क, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है महात्मा गांधी नरेगा। राजस्थान में जो ड्रॉट आई, राजस्थान का एक एरिया की लार्जेस्ट स्टेट है, और ये बात है ना कि 10% एरिया है और 1% पानी है। इसमें देखा गया कि करप्शन फ्री है, तो ये केस स्टडीज बन सकता है कि कैसे करप्शन को हम लोग रोके ये वाले ड्रॉट को देख के। साइक्लोन वाला जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारे यहाँ जो आता है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना, तो पहले देखते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, ठीक है। सबसे पहले अपना अर्थ बनाते हैं, ये वाला एरिया 0 डिग्री इक्वेटर है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री साउथ, तो ये वाला जो एरिया अपना है ये ट्रॉपिकल एरिया, और इसमें जो साइक्लोन आएंगे उनको हम लोग बोलेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसके बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है। तो ये वाला वहाँ से ये जो मैंने समझा दिया, ठीक है। अब ये देखिए, इनको चार भाग में बांट सकते हैं ऐसे, ठीक है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नॉर्थ में ज़्यादा आता है और ईस्ट में ज़्यादा आता है, तो इस एरिया में आता है और इस एरिया में हम भी हैं, ठीक है। एब्सेंस होता है साइक्लोन का कहाँ कहाँ, साइक्लोन कहाँ कहाँ नहीं पाए जाते हैं, देखिए, अगर छोटे से में अगर जल्दी से अर्थ का सॉरी वर्ल्ड का मैप बनाने होते हैं तो तीन क्लोज क्लोज लाइन लिखते हैं, ये 023 वाला है, ठीक है, सबसे बीच में, इसके बीच में एकदम अफ्रीका बनाते हैं, एकदम बीच में, तीनों लाइन से पार होते हुए, ठीक है। तो देखें, फिर अपना भारत बनाएंगे, फिर ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, इतना थोड़ी, ठीक है। यहाँ साउथ अमेरिका, सॉरी अच्छा नहीं बना, मेडागास्कर, श्रीलंका, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सा ओशियन है, ये वाला जो ओशियन है अटलांटिक ओशियन होता है, ये वाला इंडियन ओशियन है, ठीक, और ये वाला पैसिफिक ओशियन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखें, साउथ अटलांटिक, मतलब ये साउथ अटलांटिक, मतलब यहाँ 0 डिग्री के नीचे ये वाला एरिया, यहाँ पर कोल्ड करंट बहता है ना, और यहाँ भी, ठीक है। और साउथ पैसिफिक, ईस्टर्न साउथ पैसिफिक साइड में, ठीक है, साइक्लोन नहीं आता। और अपने इंडिया में केरला कोस्ट पे नहीं आता, हमें पढ़े ना ऐसे करके, यहाँ पे इधर आता है, यहाँ आता है ना, यहाँ नहीं आता। अब ये है कि साइक्लोन को, ट्रॉपिकल साइक्लोन को ही अलग अलग नामों से जानते हैं, है ना। जैसे कि इंडियन ओशियन में इसको साइक्लोन बोलेंगे, अमेरिका में इसको हरिकेन बोलेंगे, चाइना जो सी है साउथ चाइना सी, वहाँ टाइफून बोलते हैं,
और जो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, ये सब 3-5 जो लिखा है उसको रहने देते हैं, सिंपल ढंग से समझ लें। SST मतलब सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री है। ठीक है, 27 डिग्री है, पानी गर्म हुआ, पानी ऊपर जाने लगा, जो गर्म चीज़ ऊपर जाती है, तो यहाँ पर लो प्रेशर बना। अब इधर से हवा अंदर आएगी, जो हाई प्रेशर की हवा अंदर आएगी, है ना, और इसको ये भर देगी। ये कब भरेगी? जब और कोई फोर्स नहीं है ना, ऐसा कहाँ होता है? इक्वेटर पे, इसलिए इक्वेटर पर साइक्लोन नहीं आता है। और एक बात बोलते हैं कि जब हम कोरियोलिस फोर्स क्या बोलता है, कोरियोलिस फोर्स क्या बोलता है कि जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब जाते हैं वो सीधी चीज जा रही है सौदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इसके डायरेक्शन पे, मुड़ने के डायरेक्शन पे इन्होंने बोला है, ठीक है, कि इस इधर क्या होगा, ये इधर दाहिने की तरफ मुड़ेगा, ठीक है, और इधर भी। तो ये कोरियोलिस फोर्स बोलता है, क्योंकि अर्थ घूम रही है तो ये चीज होती है। ठीक है, तो ये जो अपने जा रही है, अभी हम नॉर्थ हेमिस्फीयर अपने अपने तरफ की बात करें, तो दाहिने तरफ मुड़ेगी तो ये इधर, ये इधर, ठीक है, ये इधर, और ये इधर, तो पता है ना इधर, तो ये क्या होगा, ये ऐसा करके एक आएगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो जो ये लो प्रेशर, इसको ना आंख बोलते हैं साइक्लोन की, तो ये जो लो प्रेशर भर जाता, वो भरेगा नहीं, पानी इसके, सॉरी, हवा इसके अगल बगल घूमने लगेगी। ठीक है, यही बोला है। एक सी सरफेस टेम्परेचर चाहिए, कोरियोलिस फोर्स चाहिए ताकि ये भर ना पाए, तो ये यहाँ पर भाषा में लिखा हुआ है। साइक्लोन को कैसे डिवाइड करते हैं? स्पीड के ऊपर, जैसे सुपर साइक्लोन अभी जो रिसेंटली आया था, अम्फान आया था, फिर से बोला था, जो ये बातें गए थे, लो प्रेशर जहाँ से आते हैं, ये वाला लो प्रेशर ये होता है, ये काम होता है, और इसको आई आई बोलते हैं साइक्लोन। ठीक है, ऐसे ऐसे करके घूमता है, ऐसे ऐसे करके साइक्लोन, ये जो एरिया है उसके बारे में। साइक्लोन आता है तो अपने साथ मेनली क्या लेके आता है जो हमें इम्पेक्ट करता है? ठीक है, बहुत तेज हवा, बारिश और स्टॉर्म सेल। सबसे ज्यादा हमें जो खतरा होता है वो स्टॉर्म सेल से होता है। रेनफॉल किस पे डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा साइज है, कितने बड़ी, कितना डिफरेंस है, प्रेशर लोअर प्रेशर कितना बन रहा है, विंड स्पीड कितना है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट कहाँ है, लैंडफॉल किधर हो रही है। साइक्लोन के कारण जो स्टॉर्म्स आता है, वो पानी वाला जो लहर टाइप का, उसको स्टॉर्म सर्ज बोलते हैं। और ये बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग जब हो जाता है, तब ये हाई टाइड के साथ मिलता है, जब दोनों मिल जाए। इसमें क्या है कि प्रेशर ड्रॉप कितना रहा, कितना प्रेशर डिफरेंस रहा है। ठीक है, मैक्सिमम विंड स्पीड कितनी है, ठीक है, रेडियस ऑफ द मैक्सिमम विंड जोन कितना है, ज़्यादा रेडियस है तो ज़्यादा होगा, स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन कितना है, और टोपोग्राफी कितना है। जैसे कि कहीं कहीं सी बीच का बहुत ज़्यादा नीचे होता है, कहीं कहीं सी बीच कम होता है, तो इसमें स्टॉर्म सर्ज ऐसा हो सकता है। साइक्लोन का जो फोरकास्टिंग होता है, जो स्टेशनरी सेटेलाइट से होता है, और कुछ कुछ रडार से भी होता है। तो हम लोग जब साइक्लोन आता है तो हम लोग क्या क्या बताते हैं साइक्लोन के बारे में? पोजीशन कहाँ है अभी, कितनी स्पीड से आ रहा है, किस डायरेक्शन में आएगा, कहाँ पे टकराएगा, और इसका एडवर्स इफेक्ट कितना है, कितना बारिश होगा और क्या होगा। इसके 4 स्टेजेस हैं जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। और हमेशा डिसमिनेशन जो इन्फॉर्मेशन का होता है, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो से बहुत कंपलसरी होता है, और बाकी बहुत सारे डिसमिनेशन के मेथड्स हैं। देखिए, साइक्लोन आया उसके पहले, साइक्लोन का टाइम खत्म हो गया है ना, मानसून चल रहा है, तो क्या करना है कि जो बुड्ढे उड्ढे हाउस है, मतलब पुराने जो हाउस है, उनको रेट्रोफिट कर ले। ठीक है, जो डाइंग ट्री उनको हटा दें। देखते हैं ना, म्यूनसिपालिटी वाले सीढ़ी लगा के सब पेड़ काटते रहते हैं, प्रूनिंग करते रहते हैं पेड़ों की, इसलिए नहीं कि उनका मन करता है काट के लकड़ी ले जाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जब आंधी आए तो टूट ना जाए। ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स रखना, ठीक है, अपना अपना एक प्लान बना लेना, फैमिली का प्लान बना। जब आए तो क्या करना है, रेडियो और टीवी, एकदम र्यूमर्स को नहीं सुनना है, फेसबुक व्हाट्सएप नहीं, DD1, AIR, संसद टीवी, बस ये सब देखना है। ठीक है, और वहीं की बातें सुननी है, इन्फॉर्मेशन पास करना है अपने घर वालों को, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन पे भरोसा करना है, ब्रोकन विंडो से दूर रहना है। ठीक है, इवैक्यूएट करना है हाउस को, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी सबसे पहले वो फर्स्ट फ्लोर पे रख देना है, जैसे मान लिया आपका सर्टिफिकेट है उसको आप ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, और काम ना जो कि बहुत जरूरी है, जो कि करना सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल है और सबसे जरूरी चीज ये है। ठीक है, जब इंस्ट्रक्शन दे
तो सबसे पहले ये बात है कि सरकार आपके लिए काम करती है, तो उनकी बातें सुनना है ना। डू नॉट वरी अबाउट द लेफ्ट प्रॉपर्टी, मेरा लैंटेन छूट गया है ना, मेरा जूता छूट गया है। इट शेल्टर फॉलो इंस्ट्रक्शन है ना, जब वहाँ पर शेल्टर हाउस में जाओ तो इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, वो सबकी फैमिली है ना। पोस्ट साइक्लोन क्या होता है? तैयार होना है भाई, बुरा हो गया है तो बुरा सुनने के लिए भी तैयार रहना, ठीक है। उसके बाद रिमेन इन शेल्टर अंटिल इन्फॉर्म, हो सकता है दोबारा आ जाए ना, तुरंत नहीं निकल लेना है। डेब्रिस को क्लियर कर लेना है, वरना वो सब बार बार देखते देखते हमें ट्रॉमा में आ जाएंगे, जो कि एक नेक्स्ट चैप्टर है, हम लोग पढ़ेंगे, इसमें नहीं है, अलग से अलग वाले में, ठीक है। और अवॉइड करना है जो तारे वारे जो लटके होते हैं उसको छूना। साइक्लोन जो उड़ीसा में आया, देखिए T5 T6 उसके स्पीड से नापा गया, तो इसमें यही देखा गया कि 11 डेज के अंतराल के बाद आई थी, तो ये भी ध्यान रखना है ना, इसीलिए हमें सरकार की बातें माननी चाहिए, ठीक है। और गल्फ ऑफ सियाम में ओरिजिनेट हुआ था, इसका मतलब गल्फ ऑफ थाईलैंड में ये ओरिजिन हुआ था। गुजरात का जो साइक्लोन आया था, इसमें यही था कि कम्युनिकेशन गैप ड्यू टू नॉन एंटिसिपेशन ऑफ सिवियरिटी, कितना सीवियर है हम समझे नहीं, इसलिए कम्युनिकेशन गैप हो गया, तो इस पर ध्यान रखना है। हुरिकेन कैटरीना जो आया था, इसमें जो न्यू ऑर्लियंस सिटी वो बहुत नीचे, पहले भी थोड़ा बताया था मैंने, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इन लोगों ने डिले कर दिया था आर्मी बुलाने में, जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, ठीक है। तो ये सब के बारे में ध्यान रखना है, जिद पे नहीं आना है कि SDRF की टीम ही कर लेगी, NDRF को नहीं बुलाएंगे, है ना। अर्थक्वेक में जो P वेव S वेव, अभी हम लोग थोड़ा नेक्स्ट वाले स्लाइड में पढ़ेंगे। अभी यही है कि अर्थक्वेक को हम लोग 1 छोड़ के 2, 3, 4, 5 वाला जो हमारे इंडिया में है ऐसे बांटते हैं। 60% के एरिया इसमें अंदर आते हैं। जो मेन एरिया है जिसको ध्यान देना है वो ये वाला, जहाँ पर अर्थक्वेक आ चुका है, और ये टाइप एरिया जहाँ पर, है ना, ये प्लेट सबडक्शन जो है ना, देखो बताता हूँ सबडक्शन क्या होता है। ये ऐसे इंडियन प्लेट है, और ये यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है और इंडियन सबड्यूज हो रहा है इनमें, तो यहाँ पर, है ना, होगा, इसीलिए यहाँ पर अर्थक्वेक आता है। यहाँ पर वही बात होगी, अर्थक्वेक कहाँ कहाँ आता है, किस तरह का जोन होता है, एक तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। जैसे कन्वर्जेंट का तो हम, सॉरी सबडक्शन का तो हम बताए, ये वाला सबडक्शन जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये वाला एग्जाम का हो गया आपका। ये मिड ओशियनिक रीजन्स, ये ऐसे जा रहा है ना, जो ये वाला मिड ओशियनिक रीजन जिससे रिफ्ट वैली है, ठीक है। और स्लाइड पास ईच अदर, इस तरह का निकल गया, ठीक है, ऐसा एक दूसरे से आसपास से निकल गए। वेव्स के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लें, देखिए पहला हुआ प्राइमरी वेव P, ठीक है, और सेकेंडरी वेव S, ठीक है। S से क्या हुआ, सॉलिड, ठीक है। इसका मतलब ये सॉलिड से पास होगा, और ये सॉलिड और लिक्विड दोनों से पास होगा। अब हमें पता है कि जो S वेव है सॉलिड से पास होगा, तो यहाँ पर जो अर्थ का क्रस्ट है यहाँ पर हल्का हल्का लिक्विड है, तो ये यहाँ से ऐसे हो जाता है, ठीक है। यहाँ जो P वेव है, देखिए यहाँ से ऐसे हुआ, और यहाँ पर आके थोड़ा डिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी का डिफरेंस होगा, तो P वेव इधर ही पाए जाएंगे, इधर ही पाए आ जाएंगे, मगर S वेव बस इतने एरिया में पाया जाएगा, ठीक है। और दूसरा होता है सरफेस वेव, जो सरफेस की तरह जाते हैं, और ये लेट में आता है, बाकी सब, ठीक है। अर्थक्वेक का जो मेजरमेंट करते हैं, दो स्केल है। रिचर स्केल क्या होता है, ओपन एंडेड होता है, इसका नीचे और ऊपर कोई लिमिट नहीं होता है, ठीक है। और वही 9.8 नापते हैं, और इसका जो वैल्यू निकालते हैं, कितना TNT फोड़ेंगे तो होगा, इसको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। मर्केली के लिए क्या होता है, वो क्या करता है, मैग्नीट्यूड नापता है। रिचर क्या करता है, मैग्नीट्यूड नापता है, और मर्केली क्या करता है, इंटेंसिटी, ठीक है। आइसोसेसिमस क्या बोलते हैं, जहाँ पर इक्वल डेंसिटी का जो लाइन है उसको ये उसको कहते हैं, होता है ना आइसोबार, ऐसा कर, ठीक है। इम्पैक्ट क्या होता है, प्राइमरी इम्पैक्ट ग्राउंड का शेक होना, वोल्ट का रैप्चर होना, टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन, है ना, सॉइल लिक्विफिकेशन, तभी तो लैंडस्लाइड आता है अर्थक्वेक के बाद। सबमरीन नीचे एवलांच आ जाएगा, ठीक है, सुनामी हो सकती है, जो कि 2004 वाले सुनामी कैसे आई थी, 9.1 का अर्थक्वेक आया था तभी तो। बिल्डिंग ब्रिज जो होता है वो कोलेप्स हो जाता है, इम्पैक्ट क्या होता है ना, डेथ होता है, फायर हो जाती है, आग लग जाती है, डैम का फेलोर हो जाता है, इसलिए तो डैम अनसेफ होते हैं जो टेरी डैम बना दिया वहाँ,
ठीक है। अर्थक्वेक असेसमेंट कैसे करते हैं, सिस्मिक हजार्ड एसेस करेंगे, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, जो वहाँ पर घर और द्वार है उनका, ठीक है। रिस्क मेजर मिटिगेशन कैसे करते हैं, हजार्ड रेसिस्टेंट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। हजार्ड का रेसिस्टेंस कंस्ट्रक्शन बनाना है हमें, ठीक है। जैसे कोई घर बना है ऐसा, तो इसमें एंगल लगाना है, यानी एंगल लगाना, टी एंगल, एल एंगल, बहुत सारा कुछ होता है, ठीक है। ये पढ़ेंगे, अभी आगे आएगा। प्रॉपर लैंड यूज प्लानिंग, ठीक है। कम्युनिटी प्रिपेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं आया डिजास्टर मैनेजमेंट में लिख दो भैया, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कोई भी कुछ करेगा जब भी ना, जब कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगी, सरकार बेचारा अकेले क्या कर सकती है। जो बिल्डिंग बनाए वो बीआईएस कोड है ना, बीआईएस कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड है ना, नेशनल बिल्डिंग कोड बीआईएस वाली, ठीक है। उस पर आधारित हमें बिल्डिंग बनाना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए हमें अर्थक्वेक के दौरान, है ना। पहले लोकल बिल्डिंग कोड का ध्यान रखना चाहिए, जो नेशनल बिल्डिंग कोड है उसके अनुसार हमें घर बनाना चाहिए। जहाँ बोला 3 तल्ला, वहाँ 3 तल्ला बनाने का, इन्हें 5 तल्ला बना दिया, ठीक है। फिर सरकार तोड़ने को है। रेट्रोफिटिंग जब हम कर रहे हैं पुरानी बिल्डिंग की, तो इंजीनियर जो स्ट्रक्चर है जो सही से नहीं बनाता था, उसको रेट्रोफिटिंग करेंगे। लर्न फर्स्ट एड और ड्रिल्स ये होते रहना चाहिए हमारे यहाँ। प्रिपेयर फैमिली डिजास्टर मिटिगेशन प्लान, देखिए हर फैमिली में अलग तरह के लोग होते हैं। हमारे फैमिली में 4 एल्डर हैं, किसी के में 6 बच्चे हैं, तो इनको इनको अलग से, इनको डंडे चाहिए, इनको दूध चाहिए, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से अपना अपना फैमिली प्लान हमेशा सबके पास रहना चाहिए, ठीक है। अर्थक्वेक के दौरान सबसे पहला बात ये है, ये जब लिफ्ट में जाते हैं लिखा रहता है, तो इसको ध्यान में रखें, इन्हें कि जल्दीबाजी में घुस गए, ठीक है। रिमेन काम, काम रहना है, ठीक है। जो उधर से आए इंस्ट्रक्शन उनको फॉलो करना है गवर्नमेंट की ओर से, ठीक। आफ्टर अर्थक्वेक बी प्रिपेयर फॉर आफ्टर शॉक, आफ्टर शॉक के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। देखना है कोई फायर तो नहीं है, माचिस नहीं जलाना है, अंधेरा होगा, मान लीजिए लाइट नहीं है, तो इन्हें माचिस जला के, कैंडल जला के कुछ खोजने की कोशिश करें, ठीक है। ऑपरेट करना गवर्नमेंट एजेंसी के लिए, डू नॉट स्प्रेड रूमर्स, रूमर नहीं स्प्रेड करना। ये कुछ कुछ अर्थक्वेक है, इनको जानना जरूरी। नेक्स्ट है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड को एक लाइन में अगर याद किया जाए तो मास वेस्टिंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मतलब बहुत ज्यादा मटेरियल नीचे गिरेगा ग्रेविटी के, ठीक है। ये क्यों हो सकता है, अर्थक्वेक आया है और कुछ हुआ है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर दिया है ना, 3 तरीके के, फॉलिंग, स्लाइडिंग, फ्लोइंग, है ना। फॉल मतलब फॉल जो होता है वो बहुत तेज होगा, है ना। फिर फ्लो होगा, फिर स्लाइड होगा, ये तेजी के हिसाब से इसको अगर बांटा जाए, और ऐसे फॉल्स, टोपल, टोपल पढ़े हैं ना, सरकार को टोपल करने की कोशिश, स्लाइड, ये सब अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। मेनली क्या होता है, हम स्लोप के बारे में करते हैं, ये थीटा कितना है। देखिए फॉल, ये ऊपर से था, ये पत्थर गिरा, ये नीचे जाता टन से इसके सर पे गिरा, एकदम फॉल है ना, जैसे गिरा हाथ से छूट के गिरा, ठीक है। स्लाइड क्या है कि कोई ऐसा था, ठीक है, पहले ये सरफेस ऐसा था, तो हमारा पेड़ ऐसा था, ठीक है। ये अब ऐसे करके ये मिट्टी ऐसे गिर गई, सॉरी, ये मिट्टी ऐसे करके ऐसे गिर गई, तो हमारा पेड़ ऐसा हो गया, टेढ़ा हो गया, ठीक है। इस तरह का स्लाइड हो गया, तो इस तरह स्लाइड को रोटेशनल स्लाइड बोलते हैं। और ट्रांसलेशनल स्लाइड इसका मतलब कि जो अपना जो वो है, जैसे मान लीजिए ये अपना, ये ये जो पत्थर है इसके बीच में कुछ हो गया और ये ऐसे करके स्लाइड करके जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्रांसलेशनल स्लाइड बोलेंगे, और इसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल स्लाइड बोलेंगे। एक छोटा सा है, अगर देखना की कोशिश करें तो, जैसे ये रॉकफॉल है, ठीक है, ये अर्थ फ्लो है, आगे पढ़ेंगे हम। अर्थ फ्लो है, टोपल है, देखो ऊपर से गिर गया है ना। क्रीप, क्रीप मतलब कोई ऐसा है पोल, वो ऐसा हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। इलेक्ट्रिक पोल है, धीरे धीरे झुकता जाता है, वो क्रीपिंग होता है। टोपल हम पढ़ लिया अभी, ठीक है। लेटरल स्प्रेड मतलब एकदम नीचे स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। फ्लो देख लिया, और क्रीप मतलब वही जो पोल वाला भी हमने पढ़ा था, अभी इससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, ये 3 कोना है, ये फ्लो फास्ट होता है और सबसे वेट होता है, ठीक है? फिर स्लाइड, ये ड्राई होगा। अब इन दोनों के बीच में ये सॉइल क्रीप है, ये मतलब पोल का, पोल ऐसा है, धीरे 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 ऐसा होगा, इसका मतलब ये हमें ध्यान देना है, ठीक है। पहले रॉक स्लाइड होगा, लैंड स्लाइड होगा,
बहुत ज़्यादा गीलापन है तो अर्थ फ्लो होगा, और उससे भी ज़्यादा है तो बर्ड फ्लो होगा। ये वाला आप डायग्राम यूज कर सकते हैं, मैंने भी किया था जब एग्जाम में आया। किस किस फैक्टर के कारण मास मूवमेंट होता है? सबसे पहले बात है कि क्या भैया, अर्थक्वेक के कारण, लार्ज स्केल एक्सप्लोजन के कारण, कोई माइनिंग एक्टिविटी हो रही है आसपास में, बहुत ज़्यादा पानी हो, सेचुरेट हो गया हो नीचे की मिट्टी, क्लाउड बर्स्ट हो गया हो, ठीक है। स्लोप के कारण फॉल्ट है कोई वहाँ पर, ठीक है। सरफेस में भैया भैंसिया घास घास चर गई पूरा वहाँ पे, ठीक है, पेड़ काट लिए हम लोग, इस कारण भी हो सकती है। वेदरिंग के कारण थर्मल एक्सपेंशन, केमिकल होता है ना, थर्मली पानी सूखता है, ये करता है तो भी एक्सपेंड वो होता है। इम्पैक्ट क्या होता है, रोडवे ब्लॉक कर देगा, ठीक है, नया नया लैंडफॉर्म भी बन जाता है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ये तो कोई कहना ही नहीं है, हर में होता है। रिड्यूस रियल एस्टेट वैल्यू, पता है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड आ गई तो वहाँ कौन जमीन कर देगा। लैंडस्लाइड कहाँ आता है, 3 जगह है सिंपली, ये वाला एरिया, नॉर्थ ईस्ट एरिया, और ये नीलगिरी एरिया, और मोस्टली जो ज़्यादा न्यूज में रहता है तो ये वाला एरिया रहता है। इसका एक मैप है जो कि जीएसआई ने बनाया है, ठीक है, उसको ये बोलते हैं नेशनल लैंडस्लाइड सस्टेबिलिटी मैपिंग, ठीक है। लैंडस्लाइड नागालैंड में ऐसा केस स्टडीज है, तो बस डूज एंड डोंट्स देखते हैं हम लोग। ऑलवेज वेट फॉर वॉचफुल ऑन हिल रोड, जब हिल रोड पे जाएंगे तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कहीं पर क्रेक है तो देखना है, संभल के देखिएगा आप, एक यूट्यूब में वीडियो है, वहाँ पर जब क्रेक रहता है तो जापान सरकार ने जाने से मना कर दिया, और कुछ दिन बाद ही वो गिरा, और उसको अच्छे से वीडियो में रिकॉर्ड भी किया गया है, ठीक है। ड्रेनेज चैनल फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब पानी ना जमा होने दे, मतलब आगे पानी बढ़ता रहे, ठीक है। ओवर ग्रेज नहीं करता है, ज़्यादा नहीं चराना है गइयों को, ठीक है। ये दूसरा है शिवालिक वाले में, देखिए पोल है ना कैसा है, तो इसमें क्या है, जब पोल गाड़ना है इस लाइन के लिए, इलेक्ट्रिक लाइन के लिए, तो यहाँ पर इसका जो है वो देखना पड़ेगा हमें, किस तरह की मिट्टी से बना है। ये सब देखने के लिए कि ये कितना पानी डालेंगे, पूरा सेचुरेटेड में एक बार टेस्ट करेंगे, है ना, तो यही वाला बात यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई ज़्यादा बात नहीं। सॉरी, फिर से चलिए स्टार्ट करते हैं। एवलांच, ठीक है। एवलांच मतलब क्या है, ये स्नो बाउंड माउंटेन का एरिया है ना, स्नो बाउंड। डेफिनेशन क्या है कि डाउनवर्ड मोशन ऑफ लार्ज मास ऑफ आइस, जब बहुत हाई स्पीड से नीचे की ओर है तो उसको एवलांच बोलते हैं, ठीक है। इसको 3 जोन में बनाया गया है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी है तो कलर का, ठीक है। तो पहला जोन यहाँ से, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग जोन, स्टार्टिंग जोन, स्टार्टिंग, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रैक, एवलांच का जो ट्रैक है, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, रन आउट। तीन तीन भागों में बांट। कौन सा मोस्ट प्रोन एरिया है भैया, JNK वाला जो एरिया होता है, ये ईस्टर्न हिमालयाज में कम होता है, ईस्टर्न हिमालयाज बोले तो, है ना? इस साइड ये कम होता है क्योंकि इसमें बहुत हरा भरा है ना, देखते हैं ना जब फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है कि इधर ही सारे जंगल है, इसलिए इधर कम होता है, इधर ज्यादा होता है। अब चलते हैं फॉर्मेशन की तरफ। सबसे पहले यहाँ स्नो लाइन दिया है, इसको बता दें, इससे कोई पहाड़ है ना, यहाँ एक इरेगुलर ऐसा कुछ है, इतना दूर तक नहीं देखते, चोटी पे स्नो दिखता रहता है, तो ये जो लोअर वाला पार्ट है, ये वाला स्नो लाइन, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। फैक्टर किस चीज पे डिपेंड करता है, स्नो पे, वेदर कंडीशन पे, और नेचर ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। स्नो लाइन क्या है, लोअर एज ऑफ द स्नो कवर थ्रू आउट द लार्जर पार्ट ऑफ द ईयर, यही लोअर एज जो है इसको स्नो लाइन बोलते हैं। और स्नो ड्रिफ्ट क्या है, ड्रिफ्टिंग ऑफ स्नो, स्नो जो होता है एक जगह से दूसरे जगह ड्रिफ्ट होके जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये है,
ठीक है, इधर से हवा चल रही है, तो यहाँ का जो स्नो है वो इधर जाके इकट्ठा होगा, इसको बोलेंगे लीवार्ड साइड। इसलिए कभी भी लीवार्ड साइड में स्नो बाउंड एरिया में नहीं चलना। ठीक, स्नो बनता कैसे है भाई, बिलो सब जीरो आता है तो बस व्हाइट फ्लेक्स सा बन जाता है, ये लिखा हुआ है यहाँ। टाइप्स ऑफ एवलांच, ये एग्जाम में आता है। ये जो स्नो एंड एवलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट है, ये एक एटलस निकालता है जो कि काम आएगा हमें मिटिगेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, आइस एवलांच और स्नो, आइस क्या बोला था, फ्रोजन टाइप का होगा। ठीक है, तो ये ग्लेशियर में पाया जाएगा, और ग्लेशियर हमारी तरफ, ग्लेशियर में हम लोग ज़्यादा रहते नहीं है, उस टाइप में सियाचिन ग्लेशियर में पाया जाता है, इसलिए हम लोग इससे ज़्यादा इम्पैक्ट में नहीं आते। स्नो एवलांच की बात करें तो ड्राई और वेट है। ड्राई कब, विंटर की जब स्टार्ट होते हैं तो ड्राई स्नो होता है। ठीक है, और जब विंटर खत्म होने वाले थे, धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है, तो हमारा वेट स्नो हो जाता है। ठीक है, अब इन तीनों का एक डिफ्रेंशिएट करते हैं। स्नो क्या है, लूज स्नो पहला है, आपस में पकड़े नहीं है। क्या है कंडीशन चाहिए इसके लिए, वीक, आपस में ज़्यादा कोहेसन ना हो, और दूसरा है कि स्टीप स्लोप पे हो, तो ये वाला एवलांच आएगा। ठीक है, अब स्लेब स्नो, स्लेब स्लेब मतलब स्लेब जैसा बन के, इसमें थोड़ा टाइम तो चाहिए, तो इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए टाइम टू गेन कोहेसन, थोड़ा सा गेन हो जाता है। ठीक है, गेन हो जाए स्ट्रेंथ, और स्टीप स्लोप हो, तभी तो एवलांच होगा, थोड़ा सा स्टीप हो स्लोप। इसमें भी ड्राई और वेट दो स्लेब है, वही बात है, ये विंटर के स्टार्टिंग में होगा, विंटर के बाद। ठीक है, एयरबोर्न पाउडर एवलांच, ये देखिए एयरबोर्न पाउडर एवलांच मतलब क्या होता है कि इसमें जो होता है लो डेंसिटी हाई स्पीड, ये ध्यान से पढ़िए, मोर कॉमन इन अर्ली पार्ट ऑफ द विंटर, जब स्नो ड्राई होगा और सॉफ्ट होगा। ठीक है, तो वो जब तेजी से जाएगा, बहुत तेजी से, तो यहाँ पर एक वैक्यूम बनेगा, वैक्यूम बनेगा तो हवा में छोटे छोटे उड़ने लग गया, इसीलिए ये क्या बोलते हैं, एयरबोर्न पाउडर। यहाँ जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। फैक्टर क्या रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, हेवी स्नोफॉल, विंड डायरेक्शन, है ना, लेयरिंग ऑफ स्नो, स्टीप स्लो, हाई टेम्परेचर, ये सब तो है ही है। ठीक है, यही ड्राई और वेट स्लेब है जो पहले मैंने बता दिया है। ये इंपॉर्टेंट है एवलांच का, जो भी हमने बताया कि जैसे एवलांच है, इसको आप ऐसे करके लीजिए, सॉरी थोड़ा सा बढ़ा लिया, ये स्टार्टिंग जोन, स्टार्टिंग, ये ट्रैक, और ये रन ऑफ। यहाँ कैसे हर हर जगह पे अपना अपना एक काम करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग जोन में, फॉर्मेशन जोन में क्या करेंगे हम लोग, बैरियर लगाएंगे, ब्रिज लगाएंगे, नेट लगाएंगे। ठीक है, मिडिल जोन में क्या करेंगे हम लोग, डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, गैलरी बनाएंगे। ठीक है, और रनआउट जोन में क्या करेंगे भाई, रोकने की कोशिश करेंगे, यहाँ रोक दें, कोई डैम लगा दें, है ना, इस टाइप से। एफोरेस्टेशन पता है ना, ज़्यादा नहीं चलाने का, इसका मतलब एफोरेस्टेशन करने का। ठीक है, और जानबूझ के पता है कि वो गिरने वाला है कॉर्नर से, जो चोखा सा निकला है, चोखा सा वो गिरेगा, तो वहाँ पहले ही उसको गिरा दिया जाए। पैसिव मेथड, अवेयरनेस फैला के, प्री विंटर में जो जब सूखा होता है तो जो होता है, उस समय कुछ कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाना, एवलांच का फोरकास्टिंग करना, एटलस जो पढ़े थे हम लोग अभी, जो एजेंसी थी वो एटलस बनाती थी एवलांच फोरकास्टिंग का। ठीक है, और सेफ्टी एंड रेस्क्यू मेथड, डोंट्स डूज, क्या करना चाहिए हमें। ये कुछ कुछ केस स्टडीज है, देखिए देख रहे हैं हम लोग, जेएनके में आया हुआ है सब। प्रिकॉशन कैसे कर सकते हैं, कॉर्निसेस पे नहीं चलना है, ऐसे है ना, ऐसे निकला हुआ है कुछ, है, तो यहाँ नहीं चलना है, ये तो टूटेगा ही टूटेगा। ठीक है, अवॉइड यूजिंग लीवार्ड साइड, आपको मैंने बताया कि जैसे ये पहाड़ है, तो यहाँ से ये वाला उठा के फिर इधर जाके बर्फ यहाँ रख देती है, तो यहाँ पर नहीं चलना, लीवार्ड साइड पे नहीं चलना। ठीक है, नो इंस्टॉलेशन इन रेड जोन एरिया, जो गवर्नमेंट ने एटलस में बताया उधर जाके नहीं इंस्टॉलेशन करने का। ठीक है, ये सब बातों पे भी ध्यान दें। वोल्केनिक एरप्शन, ये डबल आर हो गया, टू एयर इज ह्यूमन, आर हटा लीजिएगा। वोल्केनिक एरप्शन में देखिए, जब अंदर होता है तो मग्मा, लावा, दो चीज़ होती है। ठीक है, अभी हम बताते हैं। लावा कब होता है, व्हेन magma reaches द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, और जब अंदर होता है तो ये मैग्मा कहते हैं। वोल्केनिक एरप्शन का रीजन क्या है कि अंदर बहुत नीचे जाएंगे तो जो सॉलिड रॉक होता है वो मोल्टन बन जाता है, और धीरे धीरे फोर्स ऑफ गैस के कारण वो ऊपर आता है। ठीक, मेनली जो हमें पढ़ना है दो तरह से होता है, एक्सप्लोसिव होगा, एक्सप्लोसिव कब होगा, जब माग्मा थिक होगा, मतलब सिलिका ज़्यादा होगा।
जब सिलिका ज़्यादा होता है तो magma थिक होता है और हमारा जो वोल्केनो होता है वो एक्सप्लोसिव होता है। जब सिलिका कम होता है तो लो विस्कोसिटी होता है, ठीक है। सर्विलेंस कैसे करते हैं हम लोग, गैस का जो आता है डिटर्मिनेशन करके, ठीक है। आसपास अगर SO2 बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो कहाँ से बढ़ रहा है ये देख। ये वाला पीजोमेट्रिक लेवल मतलब पानी का जो ग्राउंड वाटर है वो सिस्मिक वेव वेव के कारण कुछ कुछ चेंज होता है, तो उनको देखकर ग्रेमेट्री, ठीक है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से भी हम लोग देख सकते हैं। अब वोल्केनो का टाइप है ना, बहुत तरह से वोल्केनो को बांटा गया है। जैसे एक वो भी पढ़ेंगे हम लोग, स्ट्रेटो वोल्केनो हमेशा है ना, स्ट्रेटो और सील्ड, ये दो हमेशा पढ़ेंगे। तो सील्ड वोल्केनो ऐसा रहेगा, ऐसा, और ये स्ट्रेटो वोल्केनो ऐसा रहेगा। इसका मतलब कि इसका विस्कोसिटी ज़्यादा रहेगा, इसका विस्कोसिटी कम रहेगा, इसका लावा का। अब देखिए प्लीनियन टाइप क्या होता है, ये वाला फोटो देखिए, ये तो पहला वाला फोटो है, ये एकदम लंबा सा ना, स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच जाए, ठीक। 1991 में हुआ था और बहुत ही भयंकर था। प्लीनियन क्या है, ये आप देखेंगे माउंट हेलेंस के यूट्यूब पे दिया हुआ, साइड से जो पहाड़ है ना, पहाड़ ऐसे करके है ना, यहाँ से नहीं निकला, वेंट से नहीं, इधर से, इधर, ठीक है। हवाइन टाइप में क्या देखेंगे यहाँ पर, जहाँ देखिए लेयर है, एक लेयर, दो लेयर, ऐसा कर, ठीक है। वुल्केनियन और स्ट्रोम्बियन, ये अभी इटली के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये दोनों का हम लोग अभी मेंशन करेंगे। टेफ्रा क्या होता है, जो रॉक का फ्रेगमेंट होता है, उड़ता है उसके साथ, ठीक है। क्या क्या वोल्केनिक एरप्शन के कारण क्या क्या होता है, पहला कि लावा का फ्लो होता है, पायरोक्लास्टिक मतलब एकदम गर्म सा, रॉक गैस एस, टेम्परेचर और मोबाइल। ये क्यों खतरनाक होता है, अगर तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है और दूसरा मोबाइल होता है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है ना। इसमें क्या होता है, रॉक होगा, गैस होगा, ठीक है, गैस होगा, टेफ्रा मतलब वही छोटे छोटे पार्टिकल पत्थर, ठीक है। और गैसेस तो हम जानते हैं, SO2 CO, ठीक है। लहर्स, मड फ्लो, ये भी बहुत खतरनाक होता है, लैंडस्लाइड, सुनामी, सब इससे रिलेटेड है। ये तो बता ही दिया था कि सिलिका ज़्यादा हो तो विस्कोसिटी ज़्यादा हो। वोल्केनिक इरप्शन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए हम देखें, जो हम बनाए थे ना, उसको थोड़ा अलग ढंग से बनाएंगे हम लोग, क्योंकि रिंग ऑफ फायर दिखाना है, इसको इस बार यहाँ बनाए। ठीक है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं ना। तो यहाँ पर बहुत सारे वोल्केनो है इस वाले एरिया में, और बाकी वहीं पे जहाँ पे आपका जोन्स होते हैं, सबडक्शन जोन, कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर है, ऐसे यहाँ पे इस तरह के एरिया में भी पाए जाते हैं। 80% सबडक्शन जोन, ठीक है। बैरन आइलैंड हमारा अकेला एक्टिव वोल्केनो अंडमान वाले एरिया में। सॉरी, एक एक्टिव वोल्केनो है। मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, सेंसर से। वोल्केनो को तो एकदम नज़दीक तो नहीं जा सकते, उसके जो मटेरियल आते हैं उसको लैब में जाके एनालिसिस करके देख सकते हैं कौन कौन सा गैस निकल रहा है। रिमोट सेंसिंग ऊपर से सैटेलाइट से, आप सैटेलाइट से देखिएगा टम्बोरा प्लेट्यू या बैरन आइलैंड, ऊपर से बहुत अच्छे से सैटेलाइट व्यू में मैप में दिखता है। हॉट स्प्रिंग आ रहा है, नीचे से पानी गर्म आ रहा है, उसका भी एक रीज़न हो सकता है। कलर कोड्स कुछ कुछ बनाया है अलास्का में जो ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है। मिटिगेशन क्या है, अवेयरनेस, इंश्योरेंस, डाइवर्ट कर देना चैलेंज को, जो लहर्स होते हैं उनको, ठीक है। वोल्केनिक eruption के बहुत पहले कम्युनिटी वार्निंग सिस्टम के बारे में जानना, इवोकेशन प्लान तैयार करना, ठीक है। इवोकेशन ऑर्डर उस टाइम में
आँखों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैस निकलते हैं। डस्ट का मास्क पहनना है ना, बहुत ऐस निकलेंगे तो हमें मास्क पहनना, ठीक है। आफ्टर क्या करना, वोल्केनिक जो वहाँ गिरते हैं उनसे दूर रहना, टेफरा गिरेंगे या ऐसे अच्छाई गिरेंगे, उनसे दूर रहना। ये केस स्टडी है इटली का। तो हम देखेंगे कि एक यहाँ पर एक प्लेट जा रहा है, ठीक है। ये प्लेट का एक बाउंड्री है, और इसी कारण यहाँ पे बहुत सारा ये है, वोल्केनो है, ठीक है। माउंट वोल्केनो, माउंट स्टैम्बली, माउंट इटना, है ना। तो ये सब यहाँ पर है। यहाँ देखिए यूरेशियन प्लेट जो था वो यहाँ अफ्रीकन प्लेट के ये, ये नीचे जा रहा है, ये इसके नीचे जा रहा है, और यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर सब सब डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसलिए मेडिटेरियन ओशियन है, यहाँ पर ये वोल्केनो आ रहा है। तो ये सबडक्शन वाली कहानी। माउंट इटना यूरोप का लार्जेस्ट वोल्केनो है, वन ऑफ द एक्टिव वोल्केनो है। माउंट वेसुवियस स्ट्रेटो वोल्केनो, स्ट्रेटो वोल्केनो मैंने आपको बताया कि कैसा होगा, थोड़ा सा स्टीप होगा, ऐसा होगा, ठीक है। वोल्केनो आइलैंड ये इसी कारण आर्किपेलागो ही है। स्ट्रोम्बली आइलैंड को लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन बोलते हैं, ये जीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। पायरोक्लास्टिक फ्लो मोस्ट डेंजरस होता है। अब अपना हीट वेव और कोल्ड वेव। हीट वेव हमने जो भारत सरकार ने है वो बता दिया है कि भाई प्लेन है तो इतना टेम्परेचर से ±5 जाए तो हीट वेव बोलेंगे, फिर सीवियर हीट वेव बोलेंगे। उस तरह कोल्ड वेव है तो प्लेन के लिए अलग और वहाँ के लिए अलग, ऐसा ऐसा करके हमने डिफ्रेंसिएशन बना रखा है, ठीक। और एक यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि अर्बन एरिया ग्रेटर इफेक्ट ऑफ हीट वेव्स। एक सिंपल इफेक्ट है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, ठीक है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, यहाँ पे गांव है, यहाँ गांव है, ठीक है, यहाँ गांव है। फिर यहाँ पर कुछ आगे गए शहर की तरफ, यहाँ इंडस्ट्री है, यहाँ धुआं निकल रहा है, छोटा छोटा चिमनी है, धुआं निकल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पार्क है, ठीक है। फिर यहाँ पर रेजिडेंशियल इलाका है। तो जब हीट हम देखेंगे, टेम्परेचर का एक ग्राफ बनाएगा तो ऐसा जाएगा, ऐसे यहाँ पे उठ जाएगा। फिर जब हरियाली आएगी, पार्क आएगा तो कम हो जाएगा, ठीक है। फिर ये यहाँ ऐसे उठ जाएगा, तो क्या हुआ, एक हीट का आइलैंड बन रहा है, हीट आइलैंड। यही बोला कि अर्बन एरिया जब होगी, जब हम पेड़ पौधे काट देंगे तो इस तरह का इफेक्ट हमें दिखने को मिलता है। हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपोमिस कम, ठीक है। तो जब हीट वेव होता है तो क्या हो सकता है, हीट रेसेस आ जाते हैं, हमें क्रैम्प्स आ जाते हैं, फटीगनेस हो जाता है, फैटिग हो जाता है हम लोग, ठीक है, फेंट होने लगता है, ठीक है। उसी तरह कोल्ड वेव में क्या होता है, फ्रोस्ट बाइट, ठीक है, हाइपोथर्मिया, हाइपो तो बोल ही रहा हूँ, फ्रोस्टिंग, ठीक है, एकदम ब्लू सा स्किन हो जाता है, बिल्कुल वाइट सा। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि भाई बाहर नहीं, बाहर जैसा भी इन्वायरमेंट है उसमें नहीं जाने का, ठीक है। अगर हीट वेव लगा है तो लाइट वेट क्लॉथ पहनेंगे, लाइट कलर का, ब्लैक कलर का नहीं, ठीक है। अपर बॉडी ज़्यादा स्वेट करती है तो अपर में थोड़ा हल्का क्लॉथ पहनेंगे, और डिहाइड्रेशन नहीं, पानी खूब पीता रहेंगे, ठीक है। और दारू नहीं पियेंगे क्योंकि ये डायूरेटिक होता है। और ये नहीं कि भाई इनको हीट वेव है ना तो इनको बॉडी गर्म है तो वो खिला देने का, क्या बोलते हैं, पैरासीटामोल खिला देने का, ठीक है। कोल्ड वेव में क्लोथिंग, बॉडी के वार्मथ को जो पकड़ के रखे उस तरह की क्लोथिंग, प्लेंटी ऑफ फूड खिलाना है, ठीक है। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए मूव विक्टिम टू द कूलर प्लेस, अननेसेसरी क्लोथिंग को हटाइए, स्पॉन्ज करिए विक्टिम को विथ कूल क्लोथ, डू नॉट एडमिनिस्टर टेम्परेचर, एस्प्रिन नहीं खिलाने का है, पैरासीटामोल नहीं खिलाने का है, और वाटर और फ्लूइड देते रहते हैं, ठीक है। हाइपोथर्मिया में उसी तरह वार्म प्लेस में ले जाना है, कंजर्व करना बॉडी हीट को, सूप को पिलाते रहना है, ठीक है। हीट वेव और कोल्ड वेव का क्राइटेरिया है, ये बुक में नहीं दिया था, ये अलग से इंडियन गवर्नमेंट के साइट से लिखा हुआ है कि मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस प्लेन में, और उसके बाद जब प्लस प्लस -4 5 जाएगा या 6 जाएगा तो हीट वेव बोलेंगे, नहीं तो सीवियर हीट वेव। इसको इतना ज़्यादा नहीं ध्यान, ठीक है। एल नीनो लानीना का इम्पैक्ट पड़ता है, बस इतना ही ध्यान करना है। ये सब क्या है, वे एक ओशियन का गर्म होना पैसिफिक के साइड,
है, जिसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें डिटेल में भी ध्यान नहीं है, ठीक है। तो इन लिनों को बस इतना याद रख लेना है कि वो वार्म होता है, पैसिफिक वार्म करता है, और लानिना लानिना जो होगा वो कूल करता है। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। क्रायोस्फीयर किसको बोलते हैं? क्रायोस्फीयर बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। पोलर जो हमारा जो आइस है, हमारा परमाफ्रोस्ट रीजन में ग्लेशियर, इनको हम लोग परमा क्रायोस्फीयर, ठीक है। देखिए, प्री इंडस्ट्रियल एरिया जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं था तो 170 पीपीएम था हमारा CO2, जो कि अभी बढ़कर 400 पीपीएम हो गया है, ठीक है। कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन भी इंक्रीज हो रहा है। हम देखा था ना, 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। जितना लो प्रेशर बनेगा ऊपर जाएगा, है ना। वही वही सब बात है। ग्लोबल वार्मिंग क्या हुआ? राइजिंग सी लेवल, ठीक है। साइक्लोन बढ़ेंगे, मेल्टिंग ऑफ आइस के, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट लॉस, सब कुछ। कोरल ब्लीचिंग, जो हमारा ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया वाला, वो ब्लीच हो रहा है, ठीक है, वो ब्लीच हो रहा है। प्लैंकटन को इफेक्ट करेगा हमारा। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट इम्पैक्ट होगा? जिससे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, अभी हम आगे आगे जाके एक वर्ल्ड मैप बना के देखेंगे तो हमें ज़्यादा समझ आएगा। थर्मल स्ट्रेस बढ़ते जाता है ना। तो हिली रीजन में तो फायदा करेगा, मगर जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ ये घाटा करेगा। तो अभी हम देखेंगे ग्रीन हाउस गैस कौन से होते हैं, जैसे CO2, मीथेन, नाइट्रोजन के, SF6 है ना, हेक्साफ्लोराइड या परफ्लोरोकार्बन। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ये क्या होता है कि जो एक टोटल एनर्जी गैस ऑब्जॉर्व करता है पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सबकी GWP अलग अलग होती है ना। जैसे सबसे शायद GWP जाता है मगर कम देर के लिए जाता है, मगर CO2 ज़्यादा देर के लिए जाता है ना, तो ये भी ध्यान देना है। खाली ये नहीं कि किसकी GWP ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं E=H HμH=SC/λ, मतलब E और लेमडा का इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। एनर्जी जब ज़्यादा थी तो लेमडा छोटा छोटा था, ठीक है, तो एनर्जी ज़्यादा तो घुस गया, और ये अब निकल नहीं पा रहा, लेमडा बड़ा हो गया, है ना। और इसमें ग्रीन हाउस गैस भी है, तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अब यहाँ देखें, सबसे पहले टुंड्रा है, फिर टैगा है, फिर ग्रासलैंड है, फिर डेजर्ट है, ट्रॉपिकल। तो क्या क्या अंतर आएगा यहाँ देखिए बायोम्स में, ठीक है। टुंड्रा में क्या आएगा? वहाँ पर कुछ नहीं थे, बर्फ थे, वो पिघल जाएंगे, CH4 बाहर आएगा, ठीक है, परमाफ्रोस्ट रीजन से। तो वहाँ पर सर्ब्स का ग्रोथ होगा और एल्बेडो कम होगा। एल्बेडो मतलब जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है वो कम होगा, ठीक है। टाइगर रीजन में फॉरेस्ट क्या होगा? बोरियल कॉनिफरस फॉरेस्ट में आग लगती है ना, चीड़ का पेड़, इस सब में। तो वहाँ पर धीरे धीरे डेसिडियस फॉरेस्ट बनता जाएगा। रेन फॉरेस्ट में क्या होगा? फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन होगा, जो अभी हम देख ही रहे हैं, ठीक है। ब्राजील में क्या हो रहा है। ग्रासलैंड में क्या होगा? डेजर्टिफिकेशन होना चालू हो जाएगा। और डेजर्ट में क्या होगा? और भी एरिड स्टेट, और भी सूखापन की तरफ हम जाते जाएंगे। सी लेवल राइज होता है क्यों? दो तीन रीजन, एक तो टेम्परेचर इंक्रीज होना और एक सैलिनिटी। जो डिफरेंस है और इन दोनों के कारण सी लेवल में अंतर आता है। ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल सी लेवल सेम है। हमारा बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, इन दोनों में भी सी डिफरेंस ज़्यादा है, ठीक है। सॉरी, मतलब क्या सी लेवल का डिफरेंस है। ओशियन वाटर मूव हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, दोनों मूव होता है, इधर भी विंड करंट की तरफ से और ऐसे ऐसे भी, ठीक है। टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो CO2 ही ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो नीचे में थर्मल एक्सपेंशन और मेल्टिंग ऑफ आइस, इसके कारण सी लेवल चेंज होगा। ऑसिलेशन ऑफ सी लेवल इन शॉर्ट टर्म किसमें होता है? सैलिनिटी की वजह से होता है। रिवर डिस्चार्ज, पानी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, रेनफॉल के कारण होता है। इस सब कारण अपवेलिंग ऑफ ओशन करेंट्स, मतलब ऐसे है तो ऐसे करके पानी न्यूट्रिएंट्स ऊपर आता है ना, अपवेलिंग ऐसे कर। ऑसिलेशन ऑफ सी लेवल ऑन लॉन्ग टर्म में टेक्टोनिक प्लेट, अगर मान लीजिए कि दो प्लेट ऐसे ऐसे थी, दो प्लेट ऐसे ऐसे थी, टेक्टोनिकली एक्टिव होने के कारण ऐसे हो गई, तो भी सी लेवल थोड़ा चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। मेल्टिंग ऑफ आइस बॉक्स, पूरा ग्लेशियर पिघलने लगा है, सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहा है ऊपर से, ठीक है। रिसेंट जो सी लेवल चेंज हो वो क्यों हो रहा है भाई? बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा इवपोरेशन है, ठीक है।
इट रेजेस रीजन ऑफ सी लेवल, तो वहाँ पे सी लेवल ज़्यादा राइज हो रही, प्रिसिपिटेशन ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर ज़्यादा पानी आ गया नदी से बे ऑफ बंगाल में। सॉरी, ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में सी लेवल कैसे राइज हो रहा है? ओशन का थर्मल एक्सपेंशन मतलब हीट के कारण जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, सिंपल सी बात, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लेशियर, ग्लेशियर जब मेल्ट हो रहा है तो पानी पिघल रहा है, बर्फ पिघल रहा है, तब पर भी चेंज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, डैम के कारण से सी लेवल का इम्पैक्ट क्या होता है कि बहुत सारे लो लाइन जो स्टेट है वो, जो एरिया है वो सबमर्ज हो जाएंगे, इन्वायरमेंट का डिस्ट्रप्शन होगा, और साउथ वेस्ट मानसून हो इंडिया और सी लेवल इज हायर इन बे ऑफ बंगाल देन अरेबियन सी, इसका क्या रीजन है आप बताइए, सोचिए थोड़ा। इसका दो रीजन है, ठीक है। एक तो सैलिनिटी, मानसून पे डिपेंड करता है पानी कितनी आ रही है, और एक विंड सर्कुलेशन के, विंड सर्कुलेशन और सैलिनिटी, ठीक है। वेट करता हूँ क्या क्या रीजन हमने बताया इसका, सॉरी डिस्टर्ब के लिए। एक तो विंड सर्कुलेशन, देखते हैं, विंड सर्कुलेशन और दूसरा सैलिनिटी। ये सैलिनिटी मानसून पे डिपेंड करेगा, जितना बारिश होगी उतनी नदियों से पानी आएगा और यहाँ पर आएगा, तो इस कारण से इन दोनों का हाइट में डिफरेंस है, सी लेवल में डिफरेंस है, ठीक है। नहीं हो रहा आपको पता नहीं। सी लेवल लाइज इन कोस्टल जोनल में, कोस्टल रेगुलेशन जोन सीआरजेड हमारा आया था 1992, ठीक है। ये बताया था कि CRZ 1 CRZ 2 करके बांटे थे, और इतने एरिया में ये अलाउड है, इतने एरिया में ये अलाउड है, एक एरिया जाता है। कोस्टल हैबिटेट जैसे मैनग्रोव हो गया, कोरल रीफ्स हो गए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मार्सेस ना जहाँ वुडी टाइप के नहीं रहते हैं, हर्बेसियस टाइप के होते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैनग्रोव के बारे में हल्का सा बताया, वो बहुत ज़्यादा एरिया। अब जो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो देख लेते हैं हम लोग, ओजोन डिप्लीशन से लेकर, ठीक है। एटमोसफेयर का जो कंपोजिशन है वो देखते हैं, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ठीक है, इस तरह से करके। और जो CO2 यहाँ जो 0.0035 देख रहे हैं वो क्या हो गया, 0.004 तक आ गया। ओजोन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन है जिसको O3 बोलते हैं, वो ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, एक मिनट। सॉरी फॉर द डिले। ये 0.0003 देख रहे हैं, वो 0.004 के आसपास हो गया है।
एक मिनट वेट करना होगा। सॉरी फॉर द डिले, बार बार आपको दिक्कत हो रही है। वही यहाँ कह रहा था, जो CO2 हमारा जो था वो 0.003 से 0.004 के आसपास होने। अब देखिए, जो ओजोन है, ओजोन जो है वो दो जगह पाया जाता है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में भी और स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में जो नीचे होता है पोल्यूशन करता है, हेज करता है, स्मोक करता है, इसलिए इसको बेड ओजोन बोलते हैं। और स्ट्रेटोस्फेयर में क्या करता है, ये UV रेडिएशन से हमें बचाता है, इसलिए हम उसको गुड ओजोन बोलते हैं, ठीक है। ओजोन क्या करता है, ओजोन को डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, कोई भी हेलोजन एटम होता है वो ऑक्सीजन से O3 से जुड़ के और वो एक ClO रेडिकल बनाता है, ठीक है? ये ClO रेडिकल फिर एक ऑक्सीजन रेडिकल से मिलके अपना Cl बन जाएगा और ये O2 को फ्री करता है, मतलब कि O3 से फिर से O2 बना दिया, ठीक है। तो ओजोन का हमारा ये डिस्ट्रक्शन हो गया इस रिएक्शन से। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो हम बोले ये खराब होता है, ठीक है, हेजी बनाता है। ओजोन इन द ग्राउंड ये हजार्डस होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए, ठीक है। ये क्या होता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, उनके साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड से मिलकर ओजोन बनता है, ठीक है। और इससे रबर का टायर क्रैक होने लगता है, ये सब इसका एक रीजन होता है। टोटल कोलम हो ओजोन मैक्सिमम क्या है, सब पोलर रीजन में क्यों होता है, बनता है तो यहाँ पे है इक्वेटर पे, मगर हवा के कारण ये पोलर पे चला जाता है, ठीक है। और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस भी है, वहाँ पे जाके इकट्ठा होता है और फिर वो क्या करता है, ओजोन को फिर खत्म करना चालू कर देता है। और क्यों होता है अंटार्कटिका में, ठीक है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड में ये एक होता है, एक ठंडे में बनता है एक क्लाउड जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपका वो खत्म करने में, ठीक है। इंक्रीज होगा UV रेडिएशन तो क्या होगा, ह्यूमन हेल्थ पे कॉर्निया होगा, सनबर्न होगा, स्किन का कैंसर होगा, और एक्वेटिक सिस्टम पे भी, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस पे भी प्लांट का इफेक्ट करता है ये। एक अंटार्कटिका में जो ओजोन होगा इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है कि किस तरह से होता है, कौन कौन देख रहा है इसको, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड वेदर वॉच, ये सब इसको देखती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो बहुत ठंडा होता है ना, ये यही है PCPS, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये इनएक्टिव क्लोरीन को ये एक्टिव क्लोरीन बना के UV रेडिएशन में फिर क्लोरीन निकल जाता है, और यही एक रीजन होता है कि ये फिर से हमारा ओजोन को तोड़ने लगता है। यहाँ लिखा हुआ ध्यान से पढ़ लीजिए। और एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 1987 में जिसको रिड्यूस करने के लिए बनाया गया था ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का, और ये वियना कन्वेंशन का एक पार्ट होता है। अब ये एक पेपर जो कि मैंने दिया था, देख सकते हैं 70 to 80% नंबर लाने के लिए किस तरह से आपको आंसर देना होगा। पहला क्वेश्चन वही था, रीजनल प्रोफाइल, तो मैंने ये डायग्राम बना लिया, और सारी डिजास्टर के बारे में लिखना था तो सबका एक एक छोटा डायग्राम बना बना के आ गया, ठीक। ये जैसे ये कौन सा डायग्राम है, आप देख रहे फ्लड का है ना, फ्लड का हुआ है, इस तरह ड्रॉट का डायग्राम बना हुआ है ना। ये देखिए यूरेशियन प्लेट इसे टकरा रहा है, ठीक है, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, तो ये सब भी लैंडस्लाइड है, ब्लांच इनके बारे में लिख के आया था। ये नेक्स्ट चैप्टर में था, क्वेश्चन इधर दे दिया तो यहाँ लिख दिया हमने। ये एक बार देखिए मिटिगेशन, ऐसा घर नहीं बनाइए, ऐसा बनाइए, ये हिलेगा, ठीक है। ये वाला लैंडस्लाइड में पढ़े थे हम लोग। ये देखिए डायग्राम बना के शिवालिक वाले को, इस स्टडी को भी यहाँ लिख के आ गया, थोड़ा सा डायग्राम बना के। ये तीनों प्लेट बाउंड्री के बारे में जो पढ़े थे, ठीक है, वोल्केनो के बारे में जो पढ़ा था। ये लैंडस्लाइड के बारे में ये जो डायग्राम पढ़े थे कि तीन तीन साइड में आते हैं, है ना, सारे कुछ एग्जाम में रिप्रोड्यूस करके आना है। थीटा की बात, स्लोप के बारे में बात, ये जो टन से गिरेगा सर पे, ये वाली बात ना, ये घूम जाता है और एक स्लाइड करता है, ये सब सारी बातें, ये सब आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने आंसर को दिया था UV रेडिएशन। थैंक यू।